दरवाजा तोड़, ये जो डायलॉग था, ये डायलॉग ऐसा था प्लान्ड कि नहीं है ऑडियंस तक हिट करवाना है बार बार, या इट वाज आउट ऑफ योर फिजिक एंड ये कि नहीं आप ये कर सकते हो तो आपसे करवाया था? मतलब क्या था उसका पीछे का सीन क्या था पूरा? रिस्पॉन्स ऐसा आया कि मैं वाकई में मुझे लगता है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा स्टूडेंट्स लाइफ में पेरेंट्स कभी कभी थोड़े दुश्मन जैसे लगने लगते हैं, दोस्त वगैरह जो हैं वो। जब मैं स्कूल में था अंधेरी में, और वो जो स्कूल था उसके आसपास स्लम एरिया था, स्लम में सब टपोरी बच्चे, टपोरी मतलब जो है ना बॉम्बे स्टाइल में वो छोटे बच्चे क्योंकि 3 पेज का कुछ था स्क्रिप्ट, तो फटाफट बोल दिया जो स्क्रिप्ट में जो ऑडिशन बगल में बैठ गया एंड इज लुकिंग एट मी एंड ऑडिशन हो गया, मैंने पूरा दे दिया, तो ही वाज वेरी हैप्पी बाय द वे आई मार्क्ड अप द लाइंस। ओके, फटाफट मैंने मार दिया रट्टा, ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। देन ही सेड आपके डायलॉग डिलीवरी में ना साउथ इंडियन एक्सेंट है। मतलब हाँ सर मैं साउथ इंडियन हूँ, तो थोड़ा एक्सेंट तो आया। तो हम लोग आज भी एक्टर्स हैं, वी आर नॉट सेलिब्रिटीज, वी आर नॉट स्टार्स। जीरो की भी डिग्री होती है। पढ़ ले बंदे पढ़ ले। बोलो सर आप बोल देते हम गेट खोल देते सर, नुकसान हो जाता अभी हमारा। सर आप एक बार कॉल कर देते ना सर, मैं गेट खोल देता, हम नीचे आ जाते आपको लेने के लिए। अरे कॉल करने के लिए नंबर भी तो होना चाहिए हमारे पास। तो सर गेट मतलब ऐसे बच गया सर, पर टूट जाता फिर अभी तो फिर कितना नुकसान हो जाता। आप लोग क्या खाना खा रहे थे यहाँ पे? हाँ वो- नहीं सर नहीं खाना आप ही पायश कहाँ है? सर पायश हीरा सर, पायश बुलवाया, बिल्कुल बुलवाया। ये पायश इसका इन्वेस्टिगेशन सर आपके लिए हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो पायश आप लोग खाओ, सामने सामने शूट हो रहा है। All right, what's going on my loveliest and dearest people out there? Welcome to क्लास के बाहर presented by ओसवाल। आज हम लोग वो चीज करने वाले हैं जिसमें हमारा मतलब बचपन से एक सपना रहा है, और आप सभी लोगों का भी एक बचपन से एक ड्रीम रहा होगा कि ये जो टीम है इसको आप एक बार साथ में देख पाओ। तो वी हैव ऑन शो दया सर एंड आदित्य सर। सर वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर? थैंक यू, बहुत बढ़िया। पहले तो मैं बता दूं, आपने इतना हमको कंफर्टेबल किया पिछली इतनी सी देर में, तो हमको वो बिल्कुल लग नहीं रहा है कि वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बिल्कुल कैजुअली आपने सब चीजें की, बहुत मजा आ रहा है सर। नहीं, जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तभी 2 मिनट के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि इनको कैसे पता चला हम भी क्लास के बाहर रहते थे। क्लास के बाहर हाँ, हमारा सीक्रेट किसी ने आउट कर दिया। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। तो हमारा तो कनेक्ट बिल्कुल फूड पे ही हो गया सीधा। हमने फूड पे, तब से हम फूड पे ही बात कर रहे हैं पिछले 20-25 मिनट से। तो दया सर, आदित्य सर, आप बताइए हाउ इज अ डे इन योर लाइफ राइट नाउ? अभी क्या क्या चलता है लाइक इन अ डे आपका? काम करते हैं तो काम करते हैं, नहीं काम करते हैं तो जैसा आपसे शुरुआत में बात हुई ना, तो फूड की बातें करते हैं, सोचते हैं कहाँ क्या खाएंगे। आपका रूटीन कैसा रहता है दिन का? रूटीन सुबह साइकिलिंग पे जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। 1-2-2.5 घंटे का साइकिलिंग हो जाता है सुबह। उसके बाद ब्रेकफास्ट, उसके बाद अगर कुछ काम है, शूट कर रहा हूँ या कहीं जाना है तो मैं निकल जाता हूँ घर से। इफ़ नहीं तो मेरे हाथ में वो एक फड़का होता है जो डस्टिंग वस्टिंग चालू हो जाता है घर में, क्लीनिंग व्लीनिंग। आप भी घर पे मतलब अपनी क्लीनिंग वगैरह सब? मुझे पसंद है एक्चुअली, नॉट आउट ऑफ चॉइस बट आई लव टू डू इट। मतलब ये भी आपका स्टूडियो है, बट अगर नहीं होते तो शायद मैं कुछ साफ वाफ करना शुरू हो। वो है थोड़ा प्रॉब्लम है। ओसीडी है क्या? ओसीडी तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि हाँ जब सुस्त हो जाता हूँ तो सब तेल लगाने के सो जाता हूँ। बट हाँ कुछ अगर गंदा है, कुछ ठीक ठाक नहीं है तो आई ट्राई टू डू दैट, वो है थोड़ा। तो ऐसा अपार्ट फ्रॉम जैसे रूटीन मान लेते हैं कि आज शूट नहीं है, तो आपको ऐसे बाहर घूमने जाना पसंद है? निकल गए कार लेके ड्राइव? घूमने पसंद है, मगर ऐसे घूमने वाले खुल के घूमने में नहीं जा सकता। तो आई नीड समबडी विद मी एज अ फ्रेंड जो मेरे साथ ट्रैवल कर सके या कहीं जा सके। या जैसे मैंने फिल्में थिएटर में जाके बहुत साल हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने देखा नहीं। बट मैं चला जाता हूँ यार। आप तो सर मैं क्या बताऊँ। मुझे अच्छा लगता है, बीच में मैं थिएटर में चला जाता हूँ। अभी लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने? बहुत टाइम हो गया लास्ट देखे हुए। मुझे लगता है कि जब भी कोई भी कार्टून फिल्म आती है ना, तो मैं फैमिली के साथ जाके अरे तो वो मस्ट है एक्चुअली। जब भी
कोई डिज्नी की जो फिल्में वगैरह आती हैं तो वी हैव टू सी दैट, और कॉमेडी वगैरह कुछ आ रही हो तो देखते हैं। तो आप मुझे बोल लेते, मुझे देख लेते कार्टून। तो आप उनको लेके क्यों नहीं जाते साथ में? नहीं, फैमिली है, वो फैमिली का टाइम है, दैट्स डिफरेंट। ये जैसे मैं भी एक घर में काम करता हूँ तो ऐसा नहीं है, जैसे दया ने बताया, तो टाइम पास अपना भी यही है कि कुछ बनाते रहता हूँ, कुछ खिलाता रहता हूँ। तो अच्छा, आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, मतलब कुकिंग करते हैं आप? हाँ, कुकिंग वगैरह करते हैं, सुबह से कुछ करते रहते हैं, मतलब चाय से लेके अगर कोई डिश बनानी है तो ये अच्छा टाइम पास भी होता है। तो सफाई तो नहीं, सफाई जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ कुकिंग में मैं किचन वगैरह में पाया जाता हूँ। हमारे लिए कुकिंग मतलब मैगी और चाय हो गया बस। नहीं, शुरुआत होती है। मैगी खाते हैं आप? नहीं, मतलब मैंने कहा शुरुआत ऐसी होती है। जब हम भी आए थे, जब घरों से निकले थे, तो पहले तो बहुत होटलबाजी हुई, फिर एक समय के बाद फिर ये लगता है ना कि कितना खाएगा आदमी। देन वो घर में फ़ोन करके कि ऐसा कैसे बनाते हैं, अच्छा दाल में कितना पानी, नमक, तो पहले दाल जलती है, फिर चावल जलता है, देन एक स्टेपल फूड होता है कि दाल चावल, उसमें सारी सब्जियां वगैरह एक साथ डालो और कुकर में सीटी लगाओ, पुलाव, घी डालो, पुलाव। मैं तो उसको कन्वीनियंस खिचड़ी बुलाता हूँ, है ना? तो कन्वीनियंस खिचड़ी अपने हिसाब से। मैंने कहा फिर आप धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाएंगे अगर इंटरेस्ट है तो। हम होटलिंग स्टेज में थोड़ा सा भी हम भी होटलबाजी करते हैं। होटलबाजी करते हैं, क्या बढ़िया बड़े होटलबाजी। तो इस पॉडकास्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है आपकी स्कूल लाइफ और आपकी यंग लाइफ को, जो नॉट दैट कि अभी भी आप यंग ही है। तो थोड़ा पहले की बात कर रहे हैं, थोड़ा पहले, कुछ साल पहले की बात कर रहे हैं। तो आप स्कूल में कैसे थे? मतलब द अभिजीत सर वी नो, द दया सर वी नो, है ना, वो स्कूल में कैसे थे? मेरा स्कूलिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही डाइवर्स रहा, क्योंकि मेरे फादर उस समय बैंक में मैनेजर उस समय पोस्टेड थे। तो मैं यूपी में इलाहाबाद में पैदा हुआ, तो लेकिन यूपी के सारे शहरों में, मतलब मोस्टली 7-8 शहरों में घूमा। तो क्लास 2 से लेकर और 12th तक, 11th-12th शायद मैंने एक स्कूल में, एक कॉलेज में किया। अदरवाइज एवरी स्टैंडर्ड इज इन डिफरेंट स्कूल। तो 3rd अलग है, 4th अलग है, 5th अलग है। तो ऐसा आपको लगता था कि मतलब फ्रेंड्स बने ही हैं और अब कनेक्ट? हाँ, ऐसा ये रहा कि मतलब हर बार वो नए स्कूल में जाओ, फिर इधर उधर देखो, ABCD किसको पकड़ेंगे, कौन आएगा, और जब तक आप किसी के साथ आपकी दोस्ती होती है, नेक्स्ट स्कूल, नेक्स्ट। तो ये स्ट्रगल रहा है, बट उसका मज़ा भी था। बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे कॉलेज के जो स्कूल के दोस्त, टीचर्स, अलग अलग शहर। तो एक पर्टिकुलर वैसा नहीं रहा, बट ऐसा था। कॉलेज कहाँ से था? कॉलेज कहाँ पे किया आपने? कॉलेज अगर सुल्तानपुर में था मैं, मतलब 10th वॉज GIC, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, एंड 11th and 12th जो वो वहाँ पे एक कॉलेज में था। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन इलाहाबाद आ गया, यूनिवर्सिटी से किया। सो स्कूलिंग ऐसी रही, मतलब स्कैटर्ड थी। सर आपकी कैसी थी स्कूल लाइफ? स्कूलिंग वॉज ग्रेट, बट मुझे ऐसा लगता है, मतलब हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो है ना, जो संगत का जो असर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस तरह के बच्चों के साथ उसका उठना बैठना होता है। जैसे मैंने जो एक्सपीरियंस किया जब मैं स्कूल में था अंधेरी में, मतलब बहुत ही मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास का स्कूल बोल सकते हैं, बट इट वाज वेरी गुड इन एजुकेशन, क्योंकि वहाँ पे एक तमिलियन सोसाइटी थी जो वो स्कूल को चलाती थी। तो वहाँ के जो बच्चे हैं, दे आर द स्टूडियस। और वो जो स्कूल था उसके आसपास स्लम एरिया था, और स्लम में सब टपोरी बच्चे। टपोरी मतलब मतलब जो है ना बॉम्बे स्टाइल में, छोटे बच्चे, और मैं उनके साथ बड़ा हुआ, और मैं बचपन से ही बड़ा था। तो आगे वाले टेबल में कोई इनवाइट ही नहीं करता था, मतलब बच्चा बड़ा है वो लास्ट में। तो हम लोग LLB का कोर्स पहले से लॉर्ड्स ऑफ लास्ट बेंचेस बोलते हैं ना, तो LLB का कोर्स मैंने बचपन में ही कर लिया था। लास्ट बेंच में बैठा और आसपास ए भाई वाले सब टपोरी। तो प्रवचन गाली गलौज, हमारे मुंह से प्रवचन गाली गलौज, क्लास में एक दूसरे को मारने का, क्लास चल रहा है, गपागप चल रहा है पीछे। तो किसी दिन मेरे को एक क्लास टीचर ने पकड़ा, बोला इधर, क्योंकि सबसे थोड़ा टफ वाला मैं ही था, बोला इधर, बोला सब फसाद की जड़ ही है, जबकि मैं जड़ नहीं था, मेरे को वो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो बोला इधर फर्स्ट बेंच पे बैठ, और मेरे लिए वो कल्चरल शॉक था, फर्स्ट बेंच पे कैसे बैठ गया मैं।
और मुझे ऐसा कॉन्शियस होता कि टीचर जब सिखा, पहले वो टीचर लोगों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं होते थे जहाँ पे टीचर थोड़ा एलिवेटेड हाइट पे हो, टीचर अपने नॉर्मल फ्लोर पे होती, तो टीचर सब 5 फुट 1 इंच वाली बेचारी, तो जब वो सिखाने को आती थी, अगर मैं आगे बैठ गया तो उसको पीछे वाला स्टूडेंट नहीं दिखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि आई एम ब्लॉकिंग हर व्यू, तो मैं बड़ा कॉन्शियस था। तो साइड में अलग से 2 टेबल थे, उस पर मुझे बिठाते थे, और उस टेबल में सब वो स्टूडियस बच्चे बैठते थे। तो वो एक ईयर जहाँ पे मुझे आगे बैठने का मौका मिला, आई स्टार्टेड स्कोरिंग वेल। जब पहले जो वो टपोरियों के साथ बैठता था, तो 50 आउट ऑफ क्लास ऑफ 60, 54, 55, 51 ऐसा मेरा रैंक आता था। और जब मैं इन बच्चों के साथ बैठा आगे, आई केम 6th इन माई क्लास। वाओ, इतना फर्क पड़ा। तो वो जो कॉमिक बुक में दिखाते हैं ना कि अगर शेर बकरियों के साथ घूमता है तो वो मिमियाने लगता है, और बकरी अगर शेरों के साथ घूमता है वो दहाड़ने लगता है। तो ये फर्क है। हाँ यार, ये संगत वाली बात, संगत वाली बात ना बहुत परफेक्ट है। तो आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, कैसे सिखा रहे हो, आप बच्चों का संगत क्या है, किस किस्म के टॉपिक को लेके। अगर स्पोर्ट्स इंक्लाइंड बच्चे हैं तो हर बच्चा कॉम्पिटिटिव मोड में रहता है कि मुझे इस बार 100 भागना है, 200 भागना है, शॉर्ट पुट करना है, वो करना है, बिकॉज उसके साथ वाले वही डिस्कशन करते हैं, उनके लिए हीरोज वही बड़े स्पोर्ट्समैन है ना। और जो टपोरी है वो लोकल बात करेगा, अरे इधर का दादा कौन है मालूम है। तो आदमी यही सोचता है कि इधर का दादा कौन है भाई, तो मेरे को दादा बनना है। नहीं, सही। तो ये बहुत ज़रूरी है। वे यू सेंड योर चिल्ड्रन, लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या इम्बाइब करते हैं आसपास, क्या एब्जॉर्ब करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने अपने पर्सनल इसमें मैंने देखा है। और यू वोंट बिलीव, टिल द टाइम मैं स्कूल से निकला, क्योंकि मैं 8th स्टैंडर्ड तक उस स्कूल में था, उसके बाद कॉन्वेंट स्कूल में गया। वहाँ पे क्रिश्चियन स्कूल तो इंग्लिश में बात करना है, आप किसी भी धर्म से हो कहीं भी इंग्लिश में बात करना है। अब मैं ठहरा, मतलब गाली गलौज वाला वहाँ से यहाँ पे आ गया बैठा है, और वो इंग्लिश में आके कुछ पूछे तो मेरे को समझ भी नहीं आया। मैं देखता हूँ उसको घूर के, अच्छा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि मैं तगड़ा सा मार दूंगा, शायद डर होगा उनको, तो वो भी हो सकता है। तो ज़्यादा मेरे से छेड़ते भी नहीं थे, बट वो इंग्लिश में आके बोलता तो मैं देखता था उसको, बोले इसको मतलब हिंदी आती नहीं है क्या, वो टाइप्स। बट वहाँ पे 2 साल में आई स्टार्टेड लर्निंग कि व्हाट इज दिस लैंग्वेज, जो मैंने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था, वैसे थियोरेटिकली पढ़ा था, और प्रैक्टिकली मैंने कभी उसको प्रैक्टिस नहीं किया। सो आई डिडंट नो हाउ टू टॉक, व्हाट टू टॉक। तो जब वो कुछ बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता था यार मैं हिंदी में जवाब दूं कि इंग्लिश में जवाब दूं इसको अभी, क्योंकि इंग्लिश में आई कुडंट कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस, उसको बना नहीं सकता था टू रिप्लाई। मैं कॉन्शियस था। तो जब मैं कॉलेज गया फर्स्ट ईयर, तो कोई अगर बात करने आता था तो मुझे डर लगता था, भाई इसको जवाब क्या दूं। बंद मुट्ठी लाख की बोलता ना करके चुप बैठो। तो इट टुक सम टाइम टू ओपन अप व्हेन यू आर कन्वर्सिंग विद पीपल। उसके बाद स्कूल में या कॉलेजेस में वो थोड़ा आपका जो हॉराइजन है थोड़ा बढ़ता है। बट संगत अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। संगत के साथ आई गेस आपके गोल्स भी चेंज हो जाते हैं। या एब्सोल्युटली। एक पर्टिकुलर संगत जो बहुत अच्छा कर रही है तो आपके गोल ये अचीव करना है, वो अचीव करना और वो रहेगा। हर स्कूल में, हर कॉलेज में जितने भी बंच ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे आपको ये मिलने वाला है। तो जैसे दया बता रहे हैं, आपको चूज करना है कि आपको देखना है। अगर आपको वहाँ पे वो भी लोग बैठे होंगे, पढ़ने वाले भी बैठे होंगे, स्पोर्ट्स वाले भी बैठे होंगे, तो दैट्स अप। हाईलाइट ये है सर, क्योंकि फर्स्ट बेंच में जो बैठे हैं ये सब स्कॉलर्स हैं, दे ऑल ब्रिलियंट किड्स। एंड वहाँ पे बाद में मैं 8th के बाद चला गया, बट फिर मुझे पता चला कि जब 10th करके वो बच्चे निकल गए अलग अलग कॉलेज में, दे वर डूइंग वेरी गुड, दे वर डूइंग वेरी गुड। मतलब मिठी भाई NM वहाँ पे खींच के लिया कि भाई स्टूडियो बच्चे हैं। तो बट अगेन इट्स डेस्टिनी ऑल्सो, क्योंकि वो जो टॉपर था आज वो कहीं नहीं है। आज जो टॉपर था वो बच्चा जो पहला आता था, अभी किसी से पता चला नहीं यार वो आजकल तो दारू वारू पी के ऐसा, मतलब यू नो डिप्रेशन में है, वो है, ये है, सैड है, उसका ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। और जो बेचारा जो 10th आता 11th आता था, या फिर यू नो ही इज डूइंग गुड जॉब वाइज ऑल्सो, मे बी कॉर्पोरेट में है कहीं, इज हेडिंग सम कंपनी, ही इज डूइंग गुड। सो अगेन इट्स डेस्टिनी। बचपन में जो था यार वो लड़का ये सो ब्रिलियंट, क्या कर रहा है आजकल नहीं यार, उसका ये हो गया, डिवोर्स हो गया, फिर डिप्रेशन में चला गया, फिर मतलब इट्स सो सैड टू यू नो। जबकि वो बच्चा आई न्यू ही वाज जेन्युइनली ब्रिलियंट। तो ये कंसिस्टेंसी की भी जरूरत है, बहुत मतलब जरूरत है। जब अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और लाइफ में आप एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज पे जा रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है और फोकस भी ज़रूरी है। बिकॉज वो 11th स्टैंडर्ड 11th जगह पे आने वाला वो लड़का आगे आ सकता है, जो अगर आप पहले नंबर पे भागने वाला भी पीछे जा सकता है। तो कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है। आई गेस इसमें एक और चीज़ है, रियलाइजेशन एट द करेक्ट टाइम। मतलब अगर आपको सही टाइम पे रियलाइजेशन हो गया कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तब अपना पाथ चेंज कर सकते हो। चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है जैसे
नहीं, हमारे मतलब मैं तो इलाहाबाद से, तो वहाँ पे पान वान खाने का बड़ा शौक होता था। मतलब सब लोग खाते थे, तो मैं भी जब ग्रेजुएशन के पास पहुँचा था तो वो पान खाते थे। अब पान में टोबैकोज वगैरह भी खाते हैं जो बिल्कुल हार्मफुल है। अब उस समय माहौल ऐसा है। अब वो बंच ऑफ स्टूडेंट्स गए, वो बोले 4 पान लगा, एक लेडीज़ लगा मतलब उसमें टोबैको मत दो। मैं मीठा पान लगा। यू नो, दिस इज द साइक हाउ आप कि कैसे सोचते हैं लोग। हाँ, मतलब सोचते हैं ये लोग। थोड़ा पानी कम है ये ना? थोड़ा ऐसा हाँ, है। लेडीज वाला खाते हैं, हम लोग आपको मर्द वाले। मतलब अभी उनके सामने आने के लिए, उनके साथ आने के लिए, अच्छा मैं नहीं टोबैको खाऊंगा। दीज आर द थिंग्स कि आपका फोकस हमेशा रहना चाहिए कि किस समय इस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं, आपको इन्फ्लुएंस करने वाले लोग। आप भी तो अपना सोच के रखो कि क्या करना है। एब्सोल्युटली। लकीली छूट गया पान, अदरवाइज मैं भी वही कहाँ पता नहीं किधर जाता, क्या कर रहा है पता नहीं। ये पीयर प्रेशर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि ये मेरे साथ वाला ऐसा कर रहा है, इसने ऐसा कर लिया और मैंने, मतलब फोमो होता है। फोमो मतलब ये कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भैया मैं पीछे ना रह जाऊं किसी से। नहीं मतलब एक किसी पॉडकास्ट में कहाँ पे किसी का मैं सुन रहा था कि वो दोस्त ने बोला कि यार नहीं यार, तू दोस्त है तो एक सिगरेट का कश लेना पड़ेगा है, या आपको ड्रिंक करना पड़ेगा। तू दोस्त है तो लेना पड़ेगा। तो बोला दूसरा वाला भी बोल सकता है अगर तू दोस्त है तो छोड़ सकता है। तो तेरी दोस्ती है, मेरी दोस्ती नहीं है। तो दैट इज द थिंग। बट वो कूल नहीं लगता ना। वो बात सही है, कूल लगना चाहिए बस। आदित्य सर, आप कैसे थे स्कूल में? मस्ती करते थे आप? जैसे सर ने मतलब इन ब्रीफ बता दिया कि वो तो उन्होंने तो बहुत दादागिरी भी की है स्कूल के अंदर। की नहीं है, बट शायद हाँ सब मानते थे कि आप कर रहे हैं। इंटिमिडेट हो जाते होंगे। अगर एक आदमी एक रूम में 4 लोग बैठे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं सो एंड सो हूँ, ये हूँ, वो हूँ, आप बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, एक आदमी शांत बैठा है, खाली देख रहा है, तो 3 लोग सोच रहे हैं पता नहीं ये क्या है, ये कौन सा तोप है। जब तक वो मुंह खोल के मैं भी ये मतलब पिच, यू नो, तो वो जो है जब तक वो मुंह नहीं खोलता तब तक वो 9 लाख का आती है वो। बट सर आपकी आवाज भी तो डीप ही है। आपने जब भी मुंह खोला होगा, जब स्कूल में सब आपको देखते होंगे, आपसे बात भी करते होंगे, तो उनको यही लगता होगा कि ये पीछे से दादागिरी जो स्कूल में चल रही है, उनके मास्टर यही है। ये होता था एक्चुअली स्कूल में, कुछ भी हुआ तो हाँ वही है, वो पीछे बैठा ना और मैं शांत एकदम। अच्छा, अभी जैसे आपने तो बताया कि आप तो मतलब आप थे ही, आपकी संगत 7th 8th क्लास तक ऐसी थी, तो एक्सट्रीमिस्ट मस्ती क्या किया आपने? मतलब जो आपको आज भी याद है कि यार ये चीज जो मैंने की थी ना, ये बहुत बड़ा कांड किया था मैंने स्कूल में। अरे कांड तो ऐसे नहीं, हम लोग कैंप्स वैम्प्स लगते थे, हम लोग रात को बच्चे, मतलब क्या, तब एक स्लोन्स लिनीमेंट आता था, बहुत स्ट्रांग होता था यार, बहुत स्ट्रांग। हम लोग ऐसे से मतलब एज ए किड, यू नो, और वो एक दूसरे को उकसाने वाली बात होती है। क्या चीज? स्लोन्स ना, लिनीमेंट, इट वाज अ लिक्विड लाइक यू, ये जो पेन किलर्स होते हैं ना, रेली स्प्रे मारो तो कैसे जलता है, हाँ तो कैसे बर्न होता है, into 10 कर दो। हाँ, एक ड्रॉप भी अगर पड़ा ना, तो मतलब अगर आपको वहां पे पेन नहीं है, पर्टिकुलर जगह पे पेन नहीं है और आपने वो डाल दिया, जलता रहेगा आदमी, मतलब हाँ, टॉसिंग एंड टर्निंग चलता रहेगा। ये हम लोग कैंप में सोते थे बच्चे, तो कहीं भी कुछ भी डाल देते थे अंदर और भाग जाते थे। थोड़ी देर के बाद बेचारा जो डांस करता था वो बिस्तर के अंदर, हम लोग सब एक कोने बैठ के हंसते रहते थे। है अभी बच्चों का वो, अब ऐसा लगता है यार दैट वाज वेरी क्रूअल ऑफ अस। आपने सर, आपकी एक्सट्रीमिस्ट मिसचीफ क्या रही होगी? मतलब ज़्यादा मस्ती उस तरीके से मैं नहीं रहा। मतलब मैं मीडियम तरीके का स्टूडेंट था। मतलब लास्ट मोमेंट में पढ़ने वाला, तो मैं 1 आध महीने में तैयारी करता था तो ठीक ठाक नंबर ले आता था। बाकी स्पोर्ट्स वगैरह जब रहते थे तो हर स्कूल में कुछ अलग है। कहीं पे हॉकी है तो हॉकी खेल रहा हूँ, क्रिकेट है तो क्रिकेट खेल रहा हूँ, खो खो कबड्डी वाला भी स्कूल था, तो वहाँ तो मैं थोड़ा बिजी रहता था, तो मिस्चीवियस नहीं था। स्कूल ना जाने के बहाने बनाता रहता था। मतलब ऐसा होता था कि आज पेट में दर्द है, आज वो है। फिर जब कॉलेज के आसपास पहुंच गया तो फिल्मों का शौक शुरू हो गया कि थिएटर में जाके फिल्में देखते थे, तो बंक वगैरह करता था। दैट वाज द मैक्सिमम। कौन सी फेवरेट मूवी थी आपकी? मतलब मैं हर जगह से शुरू हो गया था। मतलब सुल्तानपुर की बात बता रहा हूँ या कानपुर की बात बता रहा हूँ। तो स्कूल से निकला और लेफ्ट ले लिया तो किसी थिएटर में बैठा हूँ। और मज़े की बात है, पकड़ा भी जाता था कई बार। मतलब बाहर निकला हूँ, कुछ ऐसा वो सीन ऐसा था, सामने देखा फादर और फिर भाग रहा हूँ। तो छोटे शहर में पता चल जाता ना, वो मैनेजर साहब का लड़का आया था। अच्छा कितना
12 बजे का टाइम है, इधर कैसे? अच्छा, स्कूल ड्रेस वगैरह पहन के गया होगा शायद। तो इस तरीके की मस्ती होती थी, ज़्यादा नहीं। आपके पेरेंट्स मतलब वो लोगों की मतलब पेरेंटिंग पे हम आएंगे, बट ऐसे इन जनरल वो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे, मतलब आपको डांटते थे जब आप स्कूल में थे, या फिर नहीं इतना डांटते वाटते नहीं थे? या हम लोगों के ज़माने में ऐसा होता है, जहाँ तक ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि फादर जो होते हैं वो थोड़े सीरियस, और मदर के साथ ही ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। मार पिटाई भी मदर वगैरह ही करती है। फादर का क्या, अगर लुक भी दे दिया, एक आवाज़ भी दे दी तो बहुत होता है। उस ज़माने में ऐसा ही होता था कि कम्युनिकेशन थोड़ा फादर के साथ थोड़ा कम होता था और मदर के साथ ही ज़्यादा होता था। तो लेकिन करने दिया उन लोगों ने, कभी किसी चीज़ पे रोका नहीं। ये मतलब जब आप एक्टिंग करना चाहते थे तो उनको कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं था कि मत कर या? नहीं 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 नहीं, हाँ ये एक बड़ी बात है कि हमारे मतलब इसका एक फ़ायदा रहा कि उन्होंने कभी किसी चीज़ पे रोका नहीं। व्हाट यू वांट टू एक्सप्लोर एक्सप्लोर, ऐसा मतलब आज से मेरे उस समय 10 20 25 30 साल पहले भी उस तरीके का माहौल था कि अगर आप कुछ स्पोर्ट्स में कुछ कर रहे हैं तो करने दिया। फिर मन बदल गया कि अब मुझे लगा कि यार थिएटर कुछ दिख रहा है। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा मतलब ग्रेजुएशन से थिएटर शुरू किया। तो यूनिवर्सिटी में सीनेट हॉल है, वहाँ पे कुछ फर्स्ट ईयर का पेपर कर दे रहा था, तो सामने एक स्टेज बना हुआ था ब्लू कलर का, भी मुझे अभी तक याद है। तो उसको देख के मुझे लगा यार ये क्या यार, इसमें कैसे एक बार यहाँ पे आ जाऊँ, एक्टिंग करूँ कुछ ऐसे। आज मतलब फिल्में देख के आपको एक्टिंग का शौक तो होता है, सबका रहता सबको होता है, एक्टर और क्रिकेटर सबको बनना होता है। स्टेज मुझे हॉन्ट कर रहा है, मेरी मेमोरी में अभी भी वो है। और फिर मैं स्टेज पे चढ़ा भी, एक प्ले किया भी। बट तो जैसे प्लेज का शुरू हुआ तो कभी रोका नहीं उन लोगों ने। मतलब दे वर लाइक वेरी कोऑपरेटिव कि भाई जो करना हो करो। वो लोग बैक थे उनका। आपकी पेरेंटिंग कैसी थी सर? किसी चीज़ का प्रेशर तो नहीं था। हाँ, बट डैडी वो स्ट्रिक्ट। डैडी ज़्यादा मतलब 70s 80s गरीबों का ही टाइम था यार। वो टाइम इंडिया में ऐसा कोई राइज हुआ नहीं करता था जो मुझे याद है। हर कोई छोटे छोटे घरों में रहता था, 1 BHK 2 BHK। तो मतलब 2 BHK वॉज अ लग्जरी, मतलब बड़ा घर होता था वो टाइम। 2 BHK इन बॉम्बे वॉज अ बिग थिंग। वो तो अभी भी है सर। अभी तो ऐसा बोलते सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि यूपी में कोठी बना लो, इतने में एक बड़ा हवेली बन जाए जितने में 2 BHK मिल रहा है? बट उस वक्त बॉम्बे उतना एक्सपेंसिव नहीं था, रियल एस्टेट उतना एक्सपेंसिव नहीं था। दैट स्टार्टेड आफ्टर द 95 2000 के आसपास यार, चालू अभी हुआ। हुआ है। अदर्स बॉम्बे वाज क्वाइट ओके। तो तब रियल एस्टेट में भी 2 BHK 1 BHK बहुत बड़ी बात होती थी। तो फादर बेचारे मतलब अपने लगे हुए थे। और कभी कभार दिवाली में वंस इन ईयर दिवाली का टाइम होता है तो मार खाने का टाइम आ जाता है। कुछ हम लोग इधर उधर की जिद करते हैं तो अच्छे दिनों में होता ना, बर्थडे का दिन है या घर पे कोई फंक्शन है या दिवाली है, उस दिन बच्चों को मार खाना होता है। मतलब कुछ ना तो कुछ हम लोग डिमांड करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा माइल चले जाते हैं। फिर उस दिन जो सुताई होती है वो पूरा साल याद रहता है कि यार पापा ने मारा था पिछली बार। बट दे वर लविंग पेरेंट्स। एक्सपेक्टेशन हर माँ बाप का ये होता है कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा ही करे लाइफ में। सो उनके भी होंगे। बट ही नेवर फोर्स्ड अस एनीबडी कि भाई तुमको ये करना है वो करना है, बट कुछ करो, ये उनका था तो वी जस्ट फॉलोड। तो मेरे को कभी प्रेशर नहीं था किसी चीज़ का। एंड आई वॉज मोर ऑफ अ यू कैन से एम्बिशनलेस बच्चा। कल को डॉक्टर बनना ही नहीं, कभी था ही नहीं कुछ। जो बनना है बनेंगे हम लोग, वैसा था। तब की तब देखेंगे। हाँ, तब की तब देखेंगे। वेरी केयर फ्री, वेरी केयरलेस, मतलब बिंदास टाइप। वो कहते हैं कुछ लोग, एक मीम चलता है कि बचपन से इसी सोच में हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अब जो हो रहा है वो देखा ही नहीं जा रहा है। तो इसके मतलब एक पेरेंटिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि वो आपको अलाउ करें कि जो आपको करना है। बिकॉज आई एम श्योर आपने भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे होंगे, स्पेशली अभी की जनरेशन में, जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं पढ़ाई को लेके। अब आपको क्या लगता है कि वो उनकी जगह पे वो चीज़, खैर उनको ठीक भी लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज तक भी मिडिल क्लास बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको यही चीज़ लगती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक जॉब कर ले या थोड़ा बहुत ठीक काम कर ले तो वो सेटल हो जाएगा। तो कोई भी पेरेंट ऐसा हेट करके नहीं बोलता कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ बुरा सोचूं। बट आई थिंक वो चीज़ समझनी चाहिए कि अब ऑप्शंस इतने ज़्यादा है और जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे, वर्सेटिलिटी आएगी नहीं, तो वो प्रॉब्लम फिर आगे जाके होती तो है। मतलब बच्चों को प्रॉब्लम होती होगी जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं सिर्फ एक चीज़ को लेके कि पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं मतलब उस समय भी जैसे उस समय भी पेरेंट्स के दिमाग में तो यही चल रहा था ना कि हम लोग कहीं पे सेटल हो जाएं। हालांकि प्रेशर उस तरीके से उनके दिमाग में नहीं रहता था नंबर्स को लेके या कितना आप लेकर आए, कितने परसेंटेज आए। वो लोगों का रहता था कि चलो पढ़ो और
उस समय ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं था कैरियर वाइज। आपके दिमाग में वही होता था ना, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बैंक में काम करेगा, थोड़ा अच्छा स्टूडियस है तो IAS PCS क्रैक करेगा। सब लोग शुरू वहीं से करते थे कि IAS PCS एंड ऑल दैट। बट मुझे लगता है अभी मैं महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि प्रेशर अभी बहुत है बच्चों पे। मतलब आप सर जो कह रहे हैं कि उस समय पर तो ऐसा कंपटीशन नहीं था कि यार इस क्लास में फर्स्ट आना है या सेकंड आना है। अब तो ऐसा हो गया है कि सेकंड रैंक पे भी 3 बच्चे हैं, थर्ड पे भी 4 बच्चे हैं, अब मैं फर्स्ट पे कैसे जाऊं? कट ऑफ हो गया 99 पॉइंट सम, अरे 99 पॉइंट समथिंग कट ऑफ हो गया, बाकी बच्चे। तो मेरा ख्याल है प्रेशर है शायद, इसलिए पेरेंट्स बहुत पीछे पड़े रहते होंगे बच्चों के। हम तो नहीं पड़े रहते। आपकी पेरेंटिंग कैसे हमारी वैसे ही है, हमारी वाली है, पुरानी वाली। नहीं, पहले क्या था जो देखा हमने, पेरेंट्स खुद उनके एक एम्बिशंस होते हैं कुछ करने का। जैसे किसी को ये डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या पायलट बनना है, और उनके फादर फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं थे तो उनके स्टडीज आगे जा नहीं पाए या वो कर नहीं सके। तो समवेयर ही वांट्स टू फुलफिल हिज एम्बिशन, हिज ड्रीम्स थ्रू हिज किड। बट किड को यहाँ पे म्यूजिक करना है, उसको एक्टर बनना है, बाप बोलता है तू पायलट बन। अब यार जहाँ पे नीचे जमीन पे बेचारा कुछ परफॉर्म करना चाहता है, उसको कहाँ हवा में उड़ा रहे हो तुम? तो वो बैठ के सोच रहा है मैं कैसे करूंगा, क्योंकि वो नेगेटिव फ्रेम में चला गया ऑलरेडी कि मुझे नहीं यार, कैसे मैं वो फ्लाइट को लेके इतने पैसेंजर, वो अपना एक फियर साइकोसिस उसका बिल्टअप होता है, यू नो, पायलट बनने के बारे में जो भी सोच रहा है, तो नेगेटिव चीज़ों को अंदर डालना शुरू करता है। बिकॉज उसको लगता है एक्टिंग कम्स नेचुरली टू मी, मैं ये ज़्यादा कर सकता हूँ, मेरे बाप ये कर रहे हैं, प्रेशर है। तो वो प्रेशर बच्चों को देना नहीं चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई फील, यू नो, समवेयर जस्ट बिकॉज उनका जो थॉट था, उनका जो एम्बिशन था, जो ड्रीम था, वो अपने बच्चे के थ्रू वो जीना चाहते हैं, तो दैट इज़ नॉट राइट। एवरी पेरेंट शुड नो उनके बच्चों में क्वालिटी क्या अच्छा है। काफी बच्चे झूठ अच्छा बोलते हैं, तो झूठ अच्छा बोलते हैं तो उसको मैनिपुलेट करो। पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, हाँ, जो भी है वो लायर बनाओ उनको, इज अ लायर। एटलीस्ट सोचो उसको क्या इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। बेसिक एजुकेशन सबको मिलता है आज की तारीख में, चाहे कितना भी गरीब हो अमीर हो, वो अपना 10th 12th कॉलेज तो कर ही जाता है ना। बेसिक एजुकेशन इज ओके। उसके बाद जो टैलेंट आपका है उसके ऊपर उस हिसाब से डोंट वेस्ट दैट 5 years 10 years मोर, आगे पढ़ाई करना है, MCom पोस्ट ग्रेजुएट वो करना है, ये करना है, PhD करना है, मत उतना टाइम वेस्ट करो। लाइफ बहुत शॉर्ट है ना। वो करते करते खत्म हुआ, पता चला हार्ट अटैक से मर गया। मैंने डोंट गो इतना 5 year 10 year वाला ये प्लान मत बनाओ। जितना हो सके स्टार्ट एंजॉइंग योर लाइफ, जो आपको पसंद है करना, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, या फिर एनी अदर फील्ड, जैसे अगर वो करना चाहते हैं तो गेट इनटू एज सुन एज पॉसिबल एंड स्टार्ट लिविंग योर ड्रीम्स। यहाँ पे बहुत लंबा लंबा चला जाता है, और एक पॉइंट के बाद जब चीज़ें अपने हिसाब से नहीं चलती तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। एग्जैक्टली, वो फिर सब चीजें लिंक हो जाती है कि मैं ये करना चाहता था, अब चलो कॉलेज खत्म हुआ, करने जा रहा हूँ, लेकिन अब टाइम निकल गया और अपॉर्चुनिटीज निकल गई। बैक ऑफ द माइंड प्ले करता ही रहता ना हमेशा। कि वो तो सेल्फ डाउट तो रहता ही है हमेशा। अभी की डेट में सर टीनेजर्स के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत है। मतलब डू यू थिंक सो कि उसका रीजन एक इम्पोर्टेंट पेरेंटिंग भी है? पहले ना बहुत अच्छा होगा, हाँ। एक बहुत अच्छा कहावत था, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। स्पेयर द केन मतलब उस केन को साइड में रखो और बच्चे को खराब करो। पहले क्या माँ बाप मारते, बच्चों को डर था। अभी माँ बाप का डर ही नहीं है बच्चों को। ये भी है। हाँ यार, सुनते नहीं हमारे। उल्टा बोले। मजाल है हमारे टाइम में हमने फादर के सामने कुछ खड़े रह के बोल दिया, अगर बोल दिया मालूम है ये यहाँ पे नहीं तो यहाँ से पड़ेगा, यू नो, उतना रिवोल्ट या उनको रिबेल बनने की हमने कभी कोशिश ही नहीं की। एंड समवेयर वी न्यू दे आर डूइंग इट फॉर आवर बेटरमेंट। या ये मोबाइल वाला एरा तो शायद ही बहुत ही अलग ही टाइप का एरा आ चुका है, खतरनाक है, स्कैरी है। और उसमें मतलब बच्चा बूढ़ा आदमी सब कुछ चला गया है, सब उसमें। आप प्रॉब्लम फेस करते हैं अपने, मतलब आप अपने बच्चों के साथ में ये फोन वाला सिस्टम कैसे रखते हैं? कुछ टाइम लिमिटेशन है या फिर कुछ ऐसा है, या आपको भी लगता है कि मतलब क्योंकि आजकल के बच्चे ना, दे आर आईपैड किड्स, मतलब आईपैड के बिना खाना नहीं खाएंगे, आईपैड के बिना कुछ करेंगे नहीं। एक बेनिफिट के एडवांटेज हम उनको दे सकते हैं कि भाई आज मोबाइल और लैपटॉप के बिना काम नहीं होता। आप स्कूल में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, हर चीज़ आपके पर्सनल कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, उसी पे होता है। तो चलो ठीक है, इस चीज़ का जो हम लोग जानकार नहीं है, हमको अगर कोई लैपटॉप दे देगा कुछ ऑपरेट करने के लिए बोले, हमने 4 बार सोचते भाई ये लिंक कैसा भेजना है, इसको ओपन कैसे करना है, इसमें हमारा जितने भी डिटेल्स है कैसे फीड करके इसको कैसे सेंड करने का हम सोचते हैं। आजकल के बच्चे दे आर वेरी गुड एट इट। देखा टप 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 मारा, सब हो गया, चलो वो एक आइडेंट चीज़ है।
बट यू शुड नो व्हेन टू शट इट ऑफ. है ना? खाली बच्चों के लिए क्यों बोले यार, सबके लिए है वो। सबके लिए, सबके गर्दन झुके हुए सबके गर्दन झुकी हुई है, घर के अंदर बाहर सब जगह देखो. पहले यार बातें होती Yes, थी, तो yes. 6 आदमी बैठा, 6 आदमी ऐसा बड़ा, सब अपने में आप लगे कहीं हैं. भी जा रहे हो, कहीं बैठे हो. ये तो इतनी हद तक पहुंच गया सर, हम लोग कल कैब से जा रहे थे, वो बंदा कार चलाते चलाते रील देख रहा था. अरे सब कर रहे हैं, ऑटो वालों के देखा वहां रखा है, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे जैसे चला रहा है. यार डेंजरस मोड में आ गए हम लोग. अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है लोगों का, ज्यादा देर तक अटेंड. पहले तो लोग मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि बुक पढ़ेंगे, अब बुक से अटेंशन स्पैन हट गया, फिर मूवीज पे आ गए, है ना. तो हम 3 घंटे की मूवी देख लेंगे. अब 3 घंटे की मूवी से वो आ गया है कि 40-50 मिनट के किसी वेब सीरीज के एपिसोड पे आ गया कि एक बार में एक देख लिया पूरा कंसिस्टेंटली. फिर 10 मिनट के यूट्यूब वीडियोस पे आ गया. अब 1 मिनट का जो रील्स होती है उसमें भी आप 3 सेकंड में एंटरटेन नहीं हो तो आप स्क्रॉल कर देते हैं. तो ये अटेंशन स्पैन बच्चों का बिल्कुल जीरो हो गया है. और इसमें क्रिकेट से हम सर T20 पे आ गए. T20 भी बोरिंग लगती है अब बहुत सारे लोगों को. उसकी भी highlights हाइलाइट्स देख देखते हैं उसकी भी. T20 अगर स्लो खेल रहा है, मतलब क्या कर रहा है यार ये. 20 ही तो ओवर है, जल्दी खेल. तो इसमें ना बच्चों के अंदर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उस पर भी हम बहुत फोकस करते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा लोग बात करते हैं और ओपनली कर नहीं पाते हैं. तो 4 रीजन मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं बच्चों को यंग एज में. एक पीयर्स हो गए, जो आसपास के लोग हैं, दोस्त हैं, वो सब, जैसे संगति के ऊपर हमने बात की थी. एक रिलेशनशिप्स हो गई कि यंग एज में बच्चे बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ना चाहते हुए. तो वही प्यार मोहब्बत वाला जो बचपन का लफड़ा हो जाता है उनके साथ में. फिर एक उनकी होती है एक तो टॉक्सिक टीचर्स, और एक होता है कंपटीशन. ये 4 चीजें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती हैं मेरे ख्याल से. इसमें हमने कंपटीशन और इस पे तो थोड़ी चर्चा की है, बट ये रिलेशनशिप वाले फैक्टर पे आपको कुछ बोलना है, मतलब या आप कुछ गाइड करना चाहते हैं बच्चों को? क्योंकि यंग एज में अट्रैक्शन है, ये तो फैक्ट है. अगेन प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होता है जो मैंने पहले बोला, संगत. जब संगत आपका जो साथ में जो है उसके क्या चॉइसेस हैं, इनके क्या चॉइसेस हैं, ये लोग गाली गलौच में ज्यादा रहेंगे तो आप भी वहीं जाएंगे. सो जब आपको टीवी में, प्रोग्राम में, वेब सीरीज में, फिल्म में, हर चीजों में यही दिखा रहे हैं, एक लड़की होती है, लड़का होता है, देखा, मुस्कुराया, उसको पसंद आया, इसको दुख किया, उसके पीछे. लाइफ में और कुछ काम नहीं है क्या? तो आप क्या सर्व कर रहे हो बच्चों को कि लड़की को पटाना या उसके पीछे भागना यही लाइफ है? सो दिस इज व्हाट इज एब्जॉर्बिंग बचपन से, कि बच्चा है, लड़की है, मतलब प्यार होना चाहिए. ये गलत चीजें हमने डाली है. अब उनको लगता है कि दिस इज हाउ लाइफ इज एंड दिस इज हाउ वी फॉलो. एक एज के बाद जो करना है, चलो ठीक है यार, दैट इज ओके, लाइफ में होता है, यू नो. बट टीनेजर क्या करना चाहिए, जहां पे उसके लाइफ को उसको गाइड करना है, उसको शेप करना है, वो गलत चीजों में जा रहा है. सो हमको हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा. व्हाट वी सर्व टू द ऑडियंस, हमारे इसमें आपने हमारे शो में देखा होगा, हम लोग इस पे ज्यादा नहीं प्ले करते हैं, जबकि ये एंटरटेनिंग के हिसाब से हम कॉमेडी भी रखते हैं, रोमांस भी रखते हैं, हर चीज रखते हैं, पर उसको ज्यादा एम्फेसिस नहीं करते हैं. करेक्ट, तभी वो फैमिली शो बन पाता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हर चीजें हमारे लाइफ के पहलू है, बट सिर्फ इस चीज पे ज्यादा एम्फेसिस करना गलत है. तो ये जो टॉक्सिक चीजें हम सर्व करते हैं ना, ये थोड़ा इसको कहीं ना तो कहीं जैसे सेंसर करते हैं, इसको भी थोड़ा सेंसर करना चाहिए. पर सर आपको क्या लगता है, ये मतलब ये इनएविटेबल तो है, मतलब अब कंटेंट आ रहा है, बच्चे देख रहे हैं, तो वो रोक तो हम सकते नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर जनरेशन के अपने अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. तो इस जनरेशन का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया और ये जितने भी फोटोज हैं. मैं वही सोचने की समझने की कोशिश कर रहा था, या मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि अब पुराने पैरामीटर तो काम आएंगे नहीं. जाहिर सी बात है, इस समय सोशल मीडिया है, सबके हाथ में मोबाइल है, कंटेंट है, उन कंज्यूम भी करते हैं, उनके पेशेंस लेवल भी कम हो चुका है. इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं तो मुझे लगता है अब आजकल स्कूलों में या पेरेंट्स को भी बहुत ओपन हो जाना चाहिए. यू नो दैट हमारे टाइम में, जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे टाइम में उतनी ओपननेस नहीं थी. अभी हम बात कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी बात कर सकते हैं. तो पेरेंट्स को या अपने जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं जिसमें बातचीत के लेवल पे अगर हम उनके साथ खुलेंगे, तो शायद अगर आप खुलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे उसको प्रॉब्लम है. अगर आप खुलेंगे नहीं तो फिर वो अपने एक दुनिया में फंस जाएगा, अंदर फंस बट जाएगा. इधर भी प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं? सुबह डाइनिंग टेबल पे, लंच पे तो मिलेंगे नहीं, कॉलेज गए, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद देयर फ्रेंड्स. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सबसे ज्यादा तो मोबाइल के साथ, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम मोबाइल के साथ, और जिसमें कंटेंट कोई अच्छा नहीं है.
पॉजिटिव कंटेंट कुछ नहीं है। जैसे एल्गोरिदम के हिसाब से अगर आपने एक श्लोक पढ़ा तो अगला भी श्लोक ही आएगा, उसके बाद ही श्लोक ही आएगा। आपने कुछ और देखा तो उसके बाद भी वही आएगा, है ना? तो वही सर्व करते जाएंगे वो लोग एल्गोरिदम के हिसाब से। तो हमको वो एक इनिशियल पुश देना पड़ेगा कि भाई ये पढ़, ये सीख, तो कम से कम ह्यूमन ब्रेन का जो एल्गोरिदम है वो उस हिसाब से इन टैंडम चले, यू नो। एग्जैक्टली। आई गेस जो आदित्य सर ने बात बोली वो 100% ट्रू है कि जब ये चीज अगर घर के कंफर्ट से बच्चे को पता चलती है कि रिलेशनशिप्स क्या होती हैं या जो कुछ भी चीजें हैं जो बहुत टैबू लगती है लोगों को, इस पर बात नहीं करना चाहिए, अगर वो घर के कंफर्ट से पता चलती है बच्चे को तो बहुत सही तरीके से वो समझ सकता है। दुनियादारी से अगर पता चलेगी बाहर से तो उसको 10 तरीकों से पता चल सकती है वो चीज, और वो उसके ब्रेन को डैमेज करती है फिर, क्योंकि वो घर पर उस बारे में बात नहीं कर सकता। अब आप 10 लोगों को दोनों चीजें हो गई, एक तो संगत हो गया, एक पेरेंटिंग हो गई। चलो पेरेंट्स से अगर वो उसका रिलेशन अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर संगत की भी बात है कि आप अच्छे लोगों के साथ या अपने दोस्तों में ऐसा जो दोस्त है जो जिसके साथ आप अच्छे तरीके से बात कर सके कम से कम, या फिर जिसकी बातें आजकल मुझे समझ में शुरू में नहीं आता था कि काउंसलर होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे दिमाग में, क्योंकि हमारे बचपन में कोई बोल ही नहीं सकता था कि यार डिप्रेशन है या मूड ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जनरेशन में वो शब्द ही नहीं था। तभी मोबाइल नहीं था ना सर, शब्द ही नहीं था। डिप्रेशन वहीं से शुरू होता है। ये जो डिप्रेशन वाला कल्चर है ना, ये मोबाइल के बाद ही ज्यादा हो गया। 80s 70s में डिप्रेशन वाला माहौल नहीं था, हमें पता नहीं था, या होता होगा तो फिर वो अपने आप ठीक हो जाता था। मेरा एक झापड़ से ही शायद ठीक हो जाता, वो स्टिक वाला सेम दाड़ करके यहाँ पे तो किसी ने इंस्टा पे उसने कुछ पोस्ट डाला तो किसी ने लाइक नहीं किया और बाद में एक्चुअली मतलब कमेंट या किसी और ने कमेंट कर दिया तो हम सोच रहे हैं कि अरे इसने कैसे कमेंट कर दिया इसकी फोटो के ऊपर। मतलब मुझे लगता है जितना क्या लाइफ है यार, ओपन रहेंगे, जितना इसके बारे में बात करेंगे तो बच सकते हैं। अगर वो अंदर ही अंदर रह गया तो फिर फंस जाएगा, बच्चा फंस जाएगा। संगत का भी असर है इसमें। संगत आपके कोई फ्रेंड्स हैं मतलब स्कूल कॉलेज टाइम के जो अभी तक टच में, मतलब जिनको आप अभी भी आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरा वो दोस्त है जिसको मैं फोन लगाऊंगा किसी भी मुसीबत में, तो ये पक्का? मेरे स्कूल के दोस्त तो नहीं रहे, क्योंकि मेरे स्कूल हर बार अलग अलग रहा, लेकिन हाँ जो जब से मैंने होश संभाला थिएटर के टाइम पे, या कुछ लोग अभी भी हैं टच में हैं, और थिएटर का ज़्यादा रहा मेरा। मैं मतलब काफ़ी टाइम तक मैं 7-8 साल दिल्ली में थिएटर किया, और वो एकदम शुरुआती वाली एज थी, तो उस समय के जो लोग हैं वो अभी भी टच में हैं। दोस्त मतलब शब्द बहुत अच्छा है दोस्त, मगर जहाँ तक मैंने देखा आपके बेस्ट फ्रेंड्स आर योर पेरेंट्स, आपके मम्मी और डैडी, मम्मी एंड डैडी, हाँ, नॉट अगेन योर रिलेटिव्स एंड योर सिबलिंग्स, मैं वो भी नहीं बोलूँगा। मम्मी एंड डैडी से अच्छे फ्रेंड्स आपके कोई नहीं हो सकता। आपका बेस्टेस्ट फ्रेंड होगा मतलब जिगरी वाला, वो 3 इडियट्स वाला ही सीन है। वो लोग ने देखा लिस्ट में नाम, क्योंकि वो लोग एकदम बॉटम में थे, बोला यार अपना दोस्त फेल हो गया, और जब देखा दोस्त फर्स्ट आया तो उसको और ज्यादा तकलीफ हुआ कि फर्स्ट कैसे। तो दोस्त वैसे हैं। अभी तक के जो सारे पार्ट थे वो सारे सब लोगों को बहुत एंटरटेनिंग लगे थे। अब ये वाला पार्ट ऐसा है जिसमें हम आपकी स्कूल लाइफ की तो बात कर ली हमने, अब स्कूल के अंदर जो आपने पढ़ाई की थी उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे अभी, ठीक है? मैं अपना यूनिफॉर्म पहनना भूल गया। जब तक मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनता ना मेरा एजुकेशन बाहर नहीं आता है। तो सर हम ना कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। आपका सब्जेक्ट कौन सा है फेवरेट? किस सब्जेक्ट से पूछा? एक इससे ना पूछा है कि यार इससे तो मत ही पूछना, ना ही पूछो तो अच्छा ही। किसी के बारे में ना पूछो तो अच्छा है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना। नहीं पूछेंगे तो सही सर, अब अगर आप पढ़ले पे आए हैं और हम पढ़ा ही रहे हैं, आज यहीं पे पढ़ ले तो आपको सवाल तो पूछा जाएगा। तो ये भाई कौन सा पूछना? ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक मैथ क्या किताब में से उठा लो, है ना? हाँ, मैं एक मैथ्स के सवाल के साथ स्टार्ट करता हूँ। मैथ आपके लिए तो इजी है, बहुत easy। दाएं कौन सा, बाएं हाथ का खेल है। 8 तक की पढ़ी थी मैंने वैसे तो। ठीक है, मैं आपसे सवाल, सिंपल सवाल है कि एक जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री एक जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री तो भाई साहब हमने आदमी लोगों की सुनी थी, हमने तो ग्रेजुएशन की है। मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। जीरो की डिग्री, जीरो की भी डिग्री होती है? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री। अच्छा पॉलिनोमियल का, हाँ हाँ वो तो ये क्या है? वन। ये सही जवाब है। क्या क्या? वन ना? हाँ वन। हाँ वन। हाँ मैं तो आउट बोल रहा था।
नहीं नहीं सही में सिकंदर वन हो गया वो, सही हो गया पर तो वो फिर ये वाला काट देंगे जिसमें उन्होंने आउट बोला है। हाँ, ये तो चलो तो तुक्का हो गया। 1 मैं आपसे एक मैथ्स का सवाल पूछता हूँ। अरे यार अरे यार मेरा शूट का टाइम है अगला, मैं एक्चुअली सीआईडी आने वाला है। व्हाट शेप डज अ पेंसिल ऑक्यूपाई? मतलब एक पेंसिल में क्या क्या शेप्स होते हैं? अरे ठीक है, सिलेंडर और स्पीयर, नहीं स्क्वायर और स्पीयर, स्क्वायर कहाँ से होगा? ट्रायंगल सिलेंडर, कोन सिलेंडर। कौन पक्का लॉक कर दूं? कौन सा कौन कहाँ होता है? कौन होता है ना? जो आइसक्रीम खाते हैं हाँ कौन? कौन सिलेंडर सिलेंड्रिकल एंड कौन, ये भी सही है। करेक्ट। सही है ना? मैं बहुत पढ़ा हुआ था एक टाइम पे, मालूम है क्या? एसएसटी से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? तो एक एसएसटी के अंदर चैप्टर होता है वैसे, किसमें एसएसटी सोशल साइंस, है ना? तो उसमें डैम्स और इनके ऊपर एक क्वेश्चन होता है। तो दैट इज द क्वेश्चन कि हु प्रोक्लेम्ड डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? मतलब किन्होंने ये बोला था कि जो डैम है वो नए आने वाले हिंदुस्तान के लिए मंदिर के समान है, इतने इंपॉर्टेंट है। जो निर्माण करेंगे। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डैम वगैरह बनाने में जो था, मतलब उसके बारे में लाना या इसके बारे में सोचा सर नेहरू साहब ने की बात है ना। जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं ना कि जवाहरलाल नेहरू हो बाकरा सकता है। नंगल वो सब वो हाँ टाइम बाकरा नंगल जवाहरलाल नेहरू हो सकता है। करेक्ट है यार, ये तो करेक्ट है। अरे यार हमें तो मसाला ही नहीं मिल पा रहा। क्या कॉपी करते हैं आप? ओके अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, अब सही दे ही दिया है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं ट्राई करता हूँ इसको करने का कि डरा रहे हैं अभी। पढ़ ले बंदे पढ़ ले, नहीं तो ये दिन देखने पड़ेंगे। क्या पूछूं? पूछो रोलेट एक्ट नाम का एक एक्ट पास हुआ था जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। वो रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? टफ होगा ये सब। ए 1918, मैं ईयर पूछ लेता हूँ, चलो डेट पे स्पेसिफिकली जंप नहीं करता। बी 1919, सी 1923 या फिर डी 1931? 1931 आपका जवाब कुछ? जो सर बोलेंगे उसी के पास जाऊँ। तो ऐसा जरूरी थोड़ी सर कि हमेशा ही आप साथ रहेंगे, कभी कभी तो आपको अलग होना चाहिए सर। अब ये तो फिर Rowlatt Act। गैस वर्क हो जाएगा। क्योंकि रॉलेट एक्ट तो सुना था, ईयर थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि 30s में, मिड 30s में, मतलब ऐसा मुझे लग रहा था। सॉरी, मैं हो सकता है। ये गलत जवाब है, ये तहकीकात जो है वो गलत हो गई। माय गॉड, करेक्ट आंसर इज 1919। तभी तो मैं पैदा भी नहीं होता, मुझे कैसे मालूम? कुछ भी। ये भी सही है, ये भी सही बात। तो दया सर, आदित्य सर, आपको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारा बचपन पूरा गुजरा है और आज भी जब भी मैं खाना खाता हूँ तो मैं बहुत तेजी से खाना खा लेता हूँ, 15-20 मिनट में मेरा खाना हो जाता है। लेकिन फिर भी मुझे खाना खाने में 45 से 50 मिनट लगते हैं, क्योंकि जब तक सीआईडी का एक एपिसोड खत्म नहीं होता मेरा खाना खत्म नहीं होता। तो अच्छा है ना, तो च्यू कर करके आराम से बोला जाता है ना, आराम से खाना खाना चाहिए। मतलब जब तक एपिसोड खत्म नहीं होगा आई विल नॉट फिनिश माय सब फूड। लोग सीआईडी देखना भाई। मच बेटर देन वो बच्चे जो आज रील्स देख देख के खाना खाते हैं, उससे बढ़िया हमको प्राउड लगता है। हाँ। मतलब कितने सारे एपिसोड तो याद है अब कि यार ये होने वाला है, पर फिर भी मजा आता है। तो वॉचिंग यू अगेन टुगेदर इज अ डिलाइट। तो ये सफर खाना क्या है, मतलब आपने कब स्टार्ट किया एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट? हमारी जो सीआईडी टीम जो बनी, तो उसमें क्रिएटिव और डायरेक्टर हमारे जो दोस्त हैं क्रिस्टेबल डिसूजा और संतोष शेट्टी। तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया, क्योंकि सीआईडी उस समय अभी तो बंद हो गया था 19 में 2018 में। तो उनको लगता था कि हमारी जो इमेज है उसके साथ कुछ काम किया जाए। तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया था, तो वहाँ से ये शुरू किया और शुरू कर दिया हमने। थोड़ा घूमना फिरना, घूमने का शौक, खाने का शौक, तो दोनों चीज़ें। नहीं 2018 के बाद ऑनलाइन जैसे काफ़ी लोगों का रिस्पांस यही था कि कब आ रहा है सीआईडी वापस, कब आ रहा है। तो ये था रिस्पांस के, और हम लोग ने काफ़ी ट्राई किया एज अ फिल्म, एज अ शो, क्योंकि हमने सीआईडी के बाद एक सीआईएफ बोल के एक शो किया था दंगल में, वो भी करीब जस्ट बिफोर कोविड वो शट डाउन। और उसके बाद जैसे रिस्पांस मिलता था तो हमको ऐसे लगा कि आदित्य एंड दया एक टीम साथ में कुछ करना चाहिए, समथिंग एल्स। और खाने के शौकीन हैं, तो क्रिस्टी, संतोष, रोसिटा, ये लोग सब मिलके लोग ने सोचा कि एक छोटा सा ट्रैवल शो करते हैं
ट्रैवल शो मतलब वी लव टू ट्रैवल ऑल्सो, वी लव टू ईट ऑल्सो. देखा जाए जैसे जैसे कहा जाए कि एजुकेशन और नॉलेज अलग अलग चीज़ें हैं ना, थोड़ी सी कि एकदम बुकिश है, और जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आपका अपना एक्सपीरियंस होता है, तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं ना. क्लास के बाद तो इसमें अब हम उस स्टेज पे आ गए एजुकेशन तो के आगे कि नए नए लोगों से मिलना, नए नए जगह जाना, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना. तो वो एक्सप्लोर वाला जो मज़ा है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. और जैसा सर ने बताया कि आप लैंडमार्क के बाद जहाँ शूट किया था, तो उसके बारे में बात करना, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बात करना, वहाँ के कल्चर के बारे में बात करना, वहाँ के लोगों से, वहाँ के खाने से. तो ये एक एजुकेशनल भी है और मज़ा भी है इसमें. सही है सर, दुनियादारी की समझ तो चार दीवारी के बाहर ही आती है. करेक्ट. क्लास के बाहर. सर, इस सेशन का सबसे मसालेदार अब सेगमेंट है अबाउट CID. हमने एक जगह पे देखा था CID में, कहीं किसी वीडियो के अंदर लिखा हुआ था CID मतलब है कमिंग इन दिसंबर. कमिंग इन दिसंबर. CID. अच्छा, हाँ. शिवाजी सर ने ऐसा किया था, CID. 5 जनरेशंस, मैंने उसी एपिसोड में शिवाजी सर को ही बोलते हुए भी देखा था कि 5 पीढ़ियां आपने केटर की CID के अंदर, और ये लेगेसी अनमैच्ड है. मतलब दिस इज समथिंग विच आई विल कैरी ऑन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. तो सबसे पहला तो जितनी भी CID की स्टोरीज हैं, जो भी सबसे बढ़िया वाली है, वो हमको जानना है. दूसरा, जो आपकी फ्रेंडशिप है क्रू की, मतलब आई हैव नॉट सीन एनी अदर टीम जो आप जैसी हो, जो इतने साल से, मतलब 20-25 साल से, और अभी भी एक्चुअल आप फ्रेंड्स है रियल लाइफ में भी. और इसके साथ में लास्ट में वो वाला पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि CID कब वापस आ रहा है. आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, और वापस आ रहा है तो कब आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया इसका वेट कर रही है. सारे टीनेजर सब लोग बैठ के बस ये सोच रहे हैं. नहीं, बहुत सीरियस है, मतलब आने वाला है, आएगा ऐसा. मतलब ये पक्की कंफर्म न्यूज है कि CID वापस आ रहा है. यस और नो? हाँ आ रहा है, कंफर्म है. जब सोनी वाले खुद दिखा रहे हैं उनके चैनल पे, हाँ, प्रोमो दिखा रहे हैं. ये आ तो रहा है. मतलब CID आ रहा है उसी क्रू के साथ में, उसी उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल टीम जो है, टीम वही लोग. मतलब ACP प्रद्युमन शिवाजी सर ही हैं. हाँ. पहला एपिसोड तो मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा जिस दिन आएगा. मैं तो मतलब फिंगर क्रॉस है. हम लोग तो मतलब मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है. तो कितनी डिलाइटफुल बात है कि CID वापस आएगा. अब नया एपिसोड देखेंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सारे एपिसोड में जैसे शायद ऐसा होता था ना कि क्रिमिनल जो आप होते हैं वो कई सारे में कॉमन भी होता है एपिसोड के अंदर. नहीं, वो एक था ना जिसमें एक एपिसोड में जो शिवाजी सर की वाइफ थी, वही कुछ अगले एपिसोड में क्रिमिनल है कुछ दिन. सुधा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सर, ऐसी CID की बढ़िया सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको क्या लगती है आपकी पूरी CID जर्नी की? देखिए, हमारे CID में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम साथ में रहते थे. जिसकी बात अभी आप कह रहे थे ना कि फ्रेंडशिप या उस तरीके का, हमारा बहुत कंफर्ट लेवल था. जो शायद प्रोड्यूसर्स ने भी ध्यान रखा, मेकर्स ने भी ध्यान रखा, VP सिंह साहब, प्रदीप कपूर साहब जिनका ये शो था. दूसरा, हमारी जो केमिस्ट्री थी, दया, अपना ACP साहब, साटम साहब, फ्रेडी जो था अपना, दिनेश फडणीस जो अब रहा नहीं हमारे साथ, और जितने हमारे सब कोर मेंबर थे. तो वो जो हम हमेशा लुकिंग फॉरवर्ड किया, और हम सेट पे आ जाएंगे, हम मस्ती करते थे हमारा. तो वो आप सोचो ना कि 20-25 साल या 21 साल तो चला, एक साथ एक टीम का बने रहना, वो बहुत मुश्किल है. तो ये जो कमेंट्री थी, या एक कंफर्ट लेवल था, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट था. तो एवरी डे कुछ ना कुछ होता रहता था, मतलब बदमाशी से लेके, मतलब सिर्फ शॉट के बाद भी बहुत कुछ होता रहता था. और शॉट आप देखो ना, तो मतलब अब सेट पे तो होता नहीं है. कोई सेट बना हुआ है और आप गए और वही किचन, और एवरी स्टोरी हैज़ अ डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट सेट ऑफ एक्टर्स. और आप सुबह जा रहे हो तो कभी पानी में उतर रहे हो, सुबह जाते ही पेड़ पे चढ़े हो, सुबह जाते ही आपको दौड़ना है. तो बहुत कुछ हो रहा होता था सेट पे. तो ये एक बबलिंग एनर्जी रहती थी हमेशा. तो ये एक बड़ा कारण है. और दूसरा, जो टीम में एक यूनिटी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट. आई गेस मैंने सफर खाना के एपिसोड में ही देखा था कि आप शिवाजी सर कह रहे थे कि आप सब लोग एक ही वैनिटी में बैठ के खाते थे. आप सब फूड शेयर करते थे, मतलब फूडीज तो आप हैं ही पर. हाँ, तो हमारी वैनिटी आती है, मान लो तो 3 डोर है, तो एक दया का है, एक शिवाजी का है, एक मुझे मिला है. मेरे वैनिटी में मैं और फडणीस हमेशा एक ही साथ रहते हैं, तो दरवाजे खुले रहते हैं.
ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग बैठा है, कोई अलग बैठा है। वो एक ही रूम में 6 लोग ऐसे बैठे रहते हैं, तो वहीं खाना खाते हैं, वहीं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट। पहली बार जब आप सब लोग मिले थे सीआईडी, जब पहला एपिसोड मतलब जब फाइनलाइज हो रहा था कि अब ये इस टाइप का शो है, ये कंसेप्ट है, और आप सब लोग जब पहली बार एक दूसरे से मिले थे, क्योंकि आप भी आई गेस सीआईडी के थ्रू सबसे पहले आप दोनों मिले एक दूसरे से, तो तब कैसा रिएक्शन था? मतलब तब से और अभी में क्या चेंज है? और वैसे आप जब पहली बार अपनी को कास्ट से मिले, तो वो सब लोग उस टाइम क्या एनर्जी रखते थे? कैसा आप फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था? मैं तो सीआईडी में थोड़ा बाद में आया हूँ, हाँ, 1 साल बाद आया हूँ। ये और इन लोग पहले से टीम थी। आपका वो भूलने वाला जो एपिसोड है, आप वो वहां से भूला भटका आया था मैं तो। पहली बार सर कैसा लगा था? जब आप पहली बार टीम से मिले थे, तो मतलब कैसी एनर्जी उस टाइम? फील कुछ हो रहा था कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, या फिर आपने उसको एक्सपेरिमेंट की तरह देखा कि लेट्स सी क्या होता है अभी इसमें आगे? ऐसी बेसिकली पहली बात यह है कि मैं एक नॉन एक्टर था, तो व्हेन आई स्टार्टेड सीआईडी मेरा कोई ऐसे एस्टैब्लिश्ड एज एक्टर कुछ था नहीं। सो सीआईडी वाज समथिंग व्हिच वाज लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज फेसिंग द कैमरा फॉर एक्टिंग। ओके। पहला डायलॉग मैंने सीआईडी में बोला, मतलब तभी शिवाजी सर नहीं थे, आशुतोष गोवारिकर वाज लीडिंग द टीम, तो मेरे साथ संजीव सेठ भी इंट्रोड्यूस हुए थे उसी एपिसोड में। तो हम लोग मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम है, आई वाज स्टक अप, मतलब कॉन्शियस था, और मुझे सूट पहनने के लिए बोला गया था, जबकि मेरे जो सीनियर वीनियर सब नॉर्मल थे, मैं सूट पहन के वेटर की तरह खड़ा हूँ, मतलब पता नहीं तो वो जब एपिसोड अभी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है यार आई एम टोटली आउट ऑफ प्लेस। बट मैं उस वक्त मुझे जो काम दिया गया है बस वो करने के लिए आया था कि भाई मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए, मेरे से फंबल नहीं होना चाहिए, मेरे वजह से शूटिंग में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस मैं वो देख रहा था। और वहाँ पे उसके बाद धीरे धीरे जो भी काम मैंने सीखा सीआईडी में सीखा, और उस वक्त आशुतोष गोवारिकर, शिवाजी सर, नरेंद्र गुप्ता जी, बाद में आदित्य श्रीवास्तव ने ज्वाइन किया, ये एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स थे, तो मुझे इन लोगों के साथ ही काम करके मुझे सीखने को मिला। अदरवाइज मैं कोई ऐसा कोई बड़ा एक्टर बनने के हिसाब से या कोई एम्बिशन लेके नहीं आया था मैं। सो वॉट एवर लिटिल आई कुड लर्न, आई लर्नड ऑन द फील्ड वहाँ पर। बट एक है कि जो भी किया सिंसियरिटी के साथ किया, उसमें काम चोरी नहीं हुआ, मतलब जो चीज बोला गया है तो वो डट के किया। तो सीआईडी से पहले आपका करियर क्या था? मतलब आप क्या कर रहे थे? मैं वैसे मेरा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है, आई वाज अ स्पोर्ट्समैन एज आफ्टर कॉलेज, मतलब कॉलेज के टाइम पे भी नहीं, पता नहीं, बिकॉज लाइक आई सेड मैं एम्बिशनलेस था। मतलब मेरे को स्कूल में किसी ने बोला भाई फेंक दे, मैंने फेंक दिया, फर्स्ट आ गया, कोई कंपटीशन ही नहीं था, तो कंपटीशन नहीं तो कोई मोटिवेशन भी नहीं है। कॉलेज में गया, बोला क्या है स्पोर्ट्स डे, बोला अच्छा, बोला सबको करना पड़ेगा, तो ग्राउंड पे पहुंच गया, बोला दिया, फेंका, फर्स्ट आ गया। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं जहाँ पे खड़ा हुआ लाइन वहीं से शुरू हुआ, तो मैंने भाई पीछे देखा ही नहीं। तो इवन यहाँ पर जो सीआईडी में जो हुआ, आई वाज डूइंग समथिंग एल्स, किसी ने वहाँ पे देख लिया, बोला अच्छा कर रहा है, व्हाई डोंट यू डू, संजय शेट्टी अपना संजय शेट्टी आके बोला वी आर कमिंग अप विद दिस शो, तूने देखा होगा ऑन एयर है सोनी पे सीआईडी। मैंने बोला देखा तो नहीं, बट कुछ प्रोमो मैंने देखा था, बोला उसमें दे आर लुकिंग आउट फॉर कॉप्स, तो ऑडिशन कर। बोला नहीं यार मेरा काम थोड़ी है कैमरे के सामने फेस करना, एक्टिंग वैक्टिंग मेरे से नहीं होगा। अब मैंने तू अच्छा कर रहा है, बिकॉज मैंने तभी एक थिएटर एक प्ले किया था, फर्स्ट प्ले था, आई गॉट द बेस्ट एक्टर, फर्स्ट एक्टर। तो वो ऐसा था कि मतलब जहाँ लाइन, हाँ तो वहीं से शुरू हुआ, तो मुझे स्ट्रगल करना नहीं पड़ा। तो वहाँ पर गया, बुला लिया उसने, तो मैं बोला यार, और उस वक्त मेरा टाइम कुछ, मैं डैडी वॉज नॉट वेल, तो आई वॉज नॉट इन अ प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड, बट उसने बुलाया कि यार कम से कम मेरे वजह से, बिकॉज आई हैव टोल्ड मिस्टर बीपी सिंह दैट आई हैव दिस फ्रेंड ऑफ माइंड जो ऑडिशन के लिए आएगा, तो प्लीज़ उनका ऑडिशन ले लेना। तो मैं बोला ठीक है यार, तो मैं उसके लिए वहाँ पे चला गया, नॉट कि मुझे करना है और मैं ऑडिशन दूंगा और मैं करूँगा, नहीं, उसका मान रखने के लिए मैं गया था कि या ही हैज कॉल्ड मी, बिकॉज उसने वहाँ पे ही हैड पुट इन अ वर्ड फॉर मी व्हिच वाज लाइक अ फेवर, एंड देन इफ आई डोंट टर्न अप यार उसका, मैंने ठीक है मैं आता हूँ, एंड आई वेंट फॉर द ऑडिशन हो गया, एंड आई वाज लीस्ट बॉदर्ड, क्योंकि काफ़ी मैंने सुना था कि सिंह साहब बहुत ये है वो है, एंड इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग। अगर सिंह साहब को आपने उस वक्त देखा हो तो ही वॉज वेरी बर्ली, बड़ी बड़ी आंखें, फुल वाइट, एंड द लुक, मतलब आदमी डर जाए। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मुझे कुछ था ही नहीं, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने अपना स्क्रिप्ट लिया, लाइंस मगअप कर लिया, 5 मिनट में हो गया। मैंने बोला सर मैं रेडी हूँ, बिकॉज आई हैड टू गो। तो बोला लाइन पूरा बोला पढ़ लिया, क्योंकि 3 पेज का कुछ था स्क्रिप्ट। बोला हाँ सर पढ़ लिया।
तो फटाफट बोल दिया जो स्क्रिप्ट में जो ऑडिशन बगल में बैठ गया एंड इज लुकिंग एट मी एंड ऑडिशन हो गया, मैंने पूरा दे दिया. तो ही वॉज वेरी हैप्पी बाय द वे आई मार्क्ड अप द लाइन्स. ओके. फटाफट मैंने मार दिया रट्टा. तो इज वेरी हैप्पी अबाउट इट. देन ही सेड आपके डायलॉग डिलीवरी में ना साउथ इंडियन एक्सेंट है. मतलब हाँ सर मैं साउथ इंडियन हूँ, तो थोड़ा एक्सेंट तो आए. हाँ मतलब बच्चन साहब आज भी हाई करते हैं, हम कहाँ हाई बोलते हैं. तो आता है, एक्सेंट तो आता है ना. कोई भी अपने जो देखो सर, मैं साउथ इंडियन हूँ तो एक्सेंट तो आएगा, सीधी बात. सिंपल है. मेरा एग्जांपल ये, बच्चन साहब से बड़ा तो कोई एक्टर नहीं है हमारे यहाँ पे. तो हम कहाँ पे नॉर्मल लाइफ में हैं ही बोलते हैं. आता है ना वो, तो वो आएगा, थोड़ा लहजा इधर उधर आएगा. तो बिकॉज आई वॉज रूड बिकॉज यार ठीक है करना है तो करना, तो जा बिकॉज आई हैड टू मूव आउट ऑफ द प्लेस. बट आई थिंक डेस्टिनी है एंड इट वॉज रिटन हियर. तो कुछ समय के बाद फोन कर दिया, बोला सूट लेके आओ. तो मुझे पहले लगा मेरे को एसीपी बना रहेगा. सूट लेके क्यों? लाइक सूट लेके क्यों? क्योंकि मैंने जो प्रोमो देखा था उसमें सूट वो एसीपी पहनता था. फिर वहाँ पहुँच गया वहाँ पे. रेस्ट इज हिस्ट्री. 21 years फ्रॉम 98 to 2018. CID वाले बैचेस अभी भी हैं आपके पास? वो जो बैच आप दिखाते थे. हाँ वो तो है ना, प्रॉपर्टी पूरा हमारा ट्रंक है जितने CID के प्रॉपर्टीज है. ओके. अच्छा, तो सबके नाम के अलग अलग थे या सब आप एक ही शेयर करते थे? सीआईडी लिखा रहता था. CID और अंदर उसमें आइडेंटिफिकेशन होता था. हाँ, ऐसा फ्लैप खोलो तो उसमें लिखा है इंस्पेक्टर अभिजीत एंड दिस एंड दैट, सबका बनाया था अलग से. जब नया नया आया था बड़ा अरे मेरा नाम का है, मतलब वे एक्साइटेड थे छोटे बच्चे की तरह. उसके बाद तो कभी ये मेरा लेके जा रहा है, कभी ये किसी का, क्योंकि दिखाना तो ऊपर का है, पीछे का ही दिखता है सर. आपका सर कैसा एक्सपीरियंस था? आप पहली बार जब CID के क्रू में आए थे? सीआईडी का, हाँ मतलब मैं उस समय एक पिक्चर रिलीज हुई थी मेरी सत्या, तो उसमें इंस्पेक्टर का रोल था खांडिलकर करके. तो वो सत्या काफ़ी पॉपुलर हुई थी, तो सिंह साहब के दिमाग में वो है, उनका कहना है कि वो दिख गया था कि इसको मुझे लेना है कॉप. तो वो, और मैं उस समय कुछ फिल्में वगैरह में इन्वॉल्व था. 2-4 फिल्में एक साथ फ्लोर पे थी, चल रही थी. तो मैं टेलीविज़न कर चुका था, काफ़ी टेलीविज़न किया था, 2-3-4 साल कर चुका था. बट उस समय मैंने ब्रेक ले रखा था, तो मैं टेलीविज़न में इंटरेस्टेड नहीं था. तो मैं भागता रहता था, बोले हाँ करता हूँ. फिर मैं क्रिमिनल के रोल में आया था CID में, अगर किसी को याद हो. हाँ याद है ना. मेरा पहला जो CID का एपिसोड था उसमें मैं ACP की गन उठा के भाग जाता हूँ. CID वाले पीछे में आ गया. याद है. आप भागे थे सर उसमें? नहीं, उसमें उस वाले एपिसोड में मैं नहीं था. माय लॉस्ट माय फादर देन. उस समय So I wasn't there in that ट्रेजेडी हुई थी. दीवार हैपेंड आफ्टर CID या CID के पहले? मच लेटर. दीवार बाद में आया, बाद में हुआ. तब मुझे मतलब कॉप का था नहीं, मतलब ये था कि खाली बैठा हूँ. श्रीधर राघवन जो राइटर थे वो मेरे दोस्त थे उस समय. मैं बोला कि अच्छा एपिसोड है, कर ले. मैंने कहा ठीक है. तो हमने कर लिया, तो एपिसोड ही किया था. तो आई डिडंट नो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है. तो बोला कॉप आ जा यार, कॉप बन के आ जा. मैं कॉप मतलब एक लंबा काम करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा. बट फिर एक समय ऐसा आया कि मीटिंग हुई तो किया कि, तो मैं आई वॉज लाइक कि मैं आपके 26 एपिसोड करूँगा. उस समय एक कहानी 2 एपिसोड में आती थी ना. तो मैंने कहा आपकी मैं 13 कहानी करूँगा. बैठे हुए थे हम लोग, बस 26 एपिसोड करूँगा. तो बोले ठीक है तू आ तो जा. ही वॉज लाइक हाँ ठीक है, तुझे जिस दिन जाना होगा ना, एक गोली तेरे नाम की रखी हुई है, शहीद कर देंगे तुझे. क्रिमिनल चलाएगा तो. बट ये जैसे इनकी डेस्टिनी है, डेस्टिनी वो 13 कहानियाँ कब खत्म हो गई, 26 एपिसोड कब 1300 हो गए, 1700 हो गए, 1300 कब हो गए और 1600 1700 कब हो गए. तो ये डेस्टिनी है. सर वो 1 मिनट वाला एपिसोड है आपका एक CID में, जो 111 मिनट का है. और मैं सबको बता देता हूँ कि ये जो एपिसोड है, दिस होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट अनकट एपिसोड ऑफ ऑल टाइम्स. इस एपिसोड में एक भी कट नहीं है. मतलब मैं सिंपल नॉन कैमरा स्पेसिफिक टर्म्स में बताऊं तो एक बार स्टार्टिंग हुई है, एक ही कैमरा से रिकॉर्ड हुआ है. वो कैमरा पूरा चला है. मतलब एक हवेली टाइप का एक वो है, मैंने देखा हुआ एपिसोड. उसमें बाहर से वो कैमरा चलता है, वही कैमरा अंदर गया है. वो सेम व्हाइल द रिकॉर्डिंग इज ऑन, वही कैमरा हर एक कैरेक्टर को दिखा रहा है. वही कैमरा उसमें सीढ़ियां चढ़ के क्राइम सीन दिखा रहा है. और उसी कैमरे में फ्लैशबैक सीक्वेंस भी है. उसी कैमरे में फ्लैशबैक सीक्वेंस भी. करेक्ट. तो वो पीछे जो हुआ है पास्ट में, वो भी वही कैमरा दिखा रहा है. अब 111 मिनट का एपिसोड इवेंचुअली बन गया या
मतलब 111 मिनट हमने सोच रखा था कि 111 मिनट का बनाना है? नहीं, एक्चुअली सोचा कुछ नहीं था वहाँ पे। 90 पेजेस का बाउंड स्क्रिप्ट था और हम लोग ने उसको 20-20 पेजेस करके हर रोज उसको लॉक करते थे। बाद में ड्राई रन किया हमने, बट वो समवेयर उसी मतलब विद इन 2 आवर्स के इसमें बैठ रहा था। बट अल्टीमेटली वो शायद 111 बनना था कि 1 hour 51 मिनट पे वो लॉक हो गया। या एक्चुअली सिंह साहब के दिमाग में एक सिंगल शॉट एपिसोड का आइडिया आया था। उनका एक जो शो था मराठी में बहुत पॉपुलर हुआ था, 100, उसमें भी शिवाजी साटम मेन रोल करते थे। तो उन्होंने उसमें 20-22 मिनट का एपिसोड उन्होंने सिंगल शॉट शूट किया था। तो उनका दिमाग में आया कि CID में भी उस समय हम लोग 1 hour पे आ चुके थे, तो सिंह साहब के दिमाग में था एक 1 hour का जो एपिसोड है हम सिंगल शॉट करें। तो वो वहाँ से जम शुरू हुआ। फिर किसी ने बताया कि 88 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दैट वाज अ डॉकू ड्रामा टाइप से था, बट दैट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो उनके दिमाग में आ गया कि इसको तोड़ते हैं, अब 90 मिनट की हम स्क्रिप्ट बनाएंगे, उससे 2 मिनट आगे का बनाएंगे। देन ही रोट ए स्क्रिप्ट, जो भी है, मतलब सब लोगों ने, जो राइटर्स थे हमारे, तो 90 पेज की स्क्रिप्ट थी शायद 90 पेज का बाउंड स्क्रिप्ट था। तो ऑब्वियसली वो ऐसा जनरल होता है कि 100 तक वो पहुंच जाएगा, 90 से 100 तक का। तो वो दिमाग में ये था कि एक 100 मिनट के एक सिंगल शॉट होते होते 111 तो ये 111 मिनट का अनकट एपिसोड बनाने के लिए कितने कट्स लेने पड़े थे आपको? कट नहीं था उसमें। नहीं मतलब पर आपने स्टार्ट किया होगा, लेट्स से बीच में कभी ऐसा हुआ होगा कि कुछ गलत हो गया। हमने अक्टूबर 1 को हम लोग लोनावला पहुंचे थे एंड फर्स्ट डे वी ब्लॉक्ड 20 पेजेस। ब्लॉक्ड इन द सेंस जो लाइंस थे स्क्रिप्ट के, सब आर्टिस्ट लोग 20-22 आर्टिस्ट थे, सब बैठ गए और सब कैरेक्टर सबको पता था। तो जैसे जैसे डायलॉग आता था तो वो अपना लाइन लेता था, वो अपना लाइन लेता था, वो अपना लाइन लेता था। ऐसा 20 पेज लॉक किया। बोला चलो आज आराम करते हैं। सब अपने रूम में गए। दूसरे दिन आए, 21 से लेके 40, 41 से लेके 60, 61 से लेके 80 और लास्ट दिन में 5th डे में फुल रन थ्रू किया, 10 पेजेस करके पूरा रन थ्रू किया। देन ऑन द 6th डे विदाउट द कॉस्ट्यूम, खाली लोकेशन, जो पूरा लोकेशन ऊपर नीचे जाना है वो पूरा लोकेशन ब्लॉक किया, कोरियोग्राफ किया कि पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर होगा, फिर सीढ़ी से जाएंगे, यहाँ से डिस्पर्स करेगा कैमरा, यहाँ पे फॉलो करेगा, देन ये आर्टिस्ट यहाँ पे जाएंगे, फिर इस रूम में जाएंगे, फिर वो फ्लैशबैक सीक्वेंस कैसे होगा, ब्लॉकिंग कर लिया। हाँ, तो ये तो चलो ठीक है, आर्टिस्ट लोग का काम है, हम लोग डायलॉग याद कर लेंगे, कोरियोग्राफ हो जाएगा। मगर 2 घंटे कैमरा उठा के घूमेगा कौन? अगर मैं आपको मोबाइल दे दूं हाथ में तो आप 10-15 मिनट के बाद एक बार ऐसा करते हो, है ना? वो 37 मिनट का स्टेडी कैम पूरा बॉडी पे लगा, केजी पूरा आपके बॉडी पे उसको लॉक करके केजी का। हाँ, तभी तो मतलब आज से गियर होता है ना। हाँ, 2004 का है ना, 20 साल हो गए। हाँ, एक बड़ा वाला कैमरा जो कैमरा था थोड़ा हैवी था। देन यू हैव द पूरा स्टेडी कैम का गियर, स्टेडी कैम का गियर एंड ऑल पूरा लगाने के बाद इट गोज टू 32 टू 37 केजी के बीच में वो। तो उसको लेके घूमना, किसी ने बोला कर देंगे, आया वहां पे आधे घंटे में गिर गया, काफी देखते बोला नहीं इट्स नॉट पॉसिबल। बट एक आदमी जो आया, नितिन राव, ही इज सन ऑफ कमलाकर राव, जो बहुत बड़े कैमरामैन है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत बड़े। तो उनका बेटा है ये स्टेडी कैम, जो अपने कौन सी फिल्म है इसकी, फराह खान की, वो जो एक सिंगल शॉट में शूट किया है, सुनील शेट्टी, शाहरुख खान, फराह खान की फिल्म, जायद खान वाली, मिशन वाली। नहीं, फराह खान। क्या नाम है? मैं हूं ना। वो गाना देखा आपने, 1 सिंगल शॉट में, दैट्स बीइंग शॉट बाय नितिन राव। नितिन ने बहुत काम किया। नितिन बहुत एक अकॉम्प्लिश्ड, जितना भी इस तरीके स्टडी कैम ऑपरेटर है, मतलब सत्या में भी थे वो हमारे साथ, और इसको उन्होंने फिर किया 111। वो फर्स्ट टाइम आया, ही सेड आई विल डू इट, कॉन्फिडेंट। तो पहले ऐसा लगा ये करेगा क्या, मतलब काफी बार होते हैं ना बातें बड़ी बड़ी, मगर बट ही सेड नो आई विल डू इट। तो उसको पूरा दिखाया एक दिन कि ये ब्लॉक करना है, ये ब्लॉक करना है। एंड उसको ये भी बोला गया था कि यू विल बी वायर्ड। पीछे सिंह साहब थे, बीपी सिंह थे, जो पूरा कोरियोग्राफ, जो सीन कोरियोग्राफ किया है, वो पीछे से बोल रहे थे राइट पैन, लेफ्ट पैन। ही वॉज अ लिटरली मैनिपुलेटर, जो पीछे जो ड्राइवर सीट पे सर्व थे, बट टू होल्ड ऑन टू द कैमरा वॉज नितिन राव। एंड वॉट अ वर्क ही हैड डन, मतलब वो 2 घंटे वो कैसे किया। एंड बाय द एंड ऑफ दैट 2 hour उसका बॉडी जो हिल रहा था, ही वॉज शिवरिंग। कैमरा छोड़ा नहीं उसने, थोड़ा भी ऐसा नहीं कि जर्क हो रहा है, बट कमाल का काम उस आदमी का, मतलब हैट्स ऑफ टू नितिन राव, व्हाट ही अचीव्ड।
हुई गलती भी हुई चलते समय से मोबाइल भूल गया शॉट में छोटे मोटे और वो कैमरा तो कट नहीं हो सकता और वो अंदर जा रहा है उसको मोबाइल पे बात करनी मोबाइल नहीं है तो मोबाइल नीचे से किसी ने जमीन से सरका दिया तो ऐसे धीरे से पैन किया तो उसने से सरका तो उसने उठा लिया जब तक वो कैमरा पहुंचा ओ अभी ये ध्यान से देखना मतलब पड़ेगा एक बार जब फिर से। कैमरा में रिकॉर्डिंग ऑन हुई तो वो पहली ही बार में पूरा एपिसोड एक बार ऑन होगी और एक बार कट होगा उसके बीच में कैमरा कट नहीं होगा तो जैसे सिंगल शॉट तो अब उसमें चांस नहीं कर सकते बीच में किसी ने गलती भी नहीं की। एक बार टेक्निकल में एक मिस्टेक हो गया जो रेक्टिफाई किया गया था जहाँ पे वही जो फ्लैशबैक सीक्वेंस है केकेजी बैठे हैं बैंडेज लगा के तो जो बैंडेज लगा के बैठे हैं और उनको जाके इंट्रोगेट करते कि कैसे हुआ तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ था और बाहर से कोई आया तो बाहर से जब कोई आया जब बताते हैं तो कैमरा कम्स बैक एंड पैन्स टू द बाहर कॉरिडोर में तो उस टाइम में ही इज सपोज टू गेट अप रिमूव हिज बैंडेज एंड गो बैक इनटू हिज नॉर्मल जो फ्लैशबैक वाला सीक्वेंस तो ही हैज टू जो शर्ट वर्ट क्लियर करना था Proper बाल frame वाल हो लगा गया के ना। प्रॉपर मेकअप लगा के ही हैज टू सिट देयर तो जैसे कैमरा पैन हुआ उसको लगा कि कैमरा पैन हुआ तो अपना वो निकाल के बैठने गया तो वो मिरर में रिफ्लेक्शन आ गया है ना तो पता चला अरे यार दिख गया इसमें तो टेक्निकल में एक हो गया कि भाई ये पैन पूरा होने के बाद ही हटेगा वो तो वो एक टेक्निकल में एक हल्का सा मिस्टेक हुआ था जो नहीं बाद में मतलब रेक्टिफाई मुझे लगता है छठे दिन जब हमने ट्राई किया था तो 35-36 मिनट में कट हुआ है क्योंकि मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग था यार 35 मिनट्स हमने अचीव कर लिया और 36 मिनट पे ये गलती हो गई एक आध बार 8 मिनट पे 7 मिनट पे कुछ गलतियां हुई 3 बार 4 बार ऐसा कुछ हुआ वो लेकिन फिर फाइनल टेक के दिन उसको- परफेक्ट उसके बाद सेकंड डे जिस दिन लास्ट हमको केन करना था शूट करना था उस दिन सुबह हमने रन थ्रू किया एंड फाइनल डे अब क्या होता है हो गया। क्योंकि ये बहुत बड़ा चंक है 2 घंटे का है 2 घंटा 1 सिंगल शॉट तो हर आदमी के शोल्डर पे इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मेरे वजह से मिस्टेक नहीं होना चाहिए मेरे वजह से भी। मतलब अगर मेरे वजह से कुछ गड़बड़ हो गया बिकॉज एवरीबडी इज वॉचिंग इंटरनेशनल प्रेस आया है गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऑफिशियल्स आए हैं लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का Hundreds of ऑफिशियल्स people were there. लॉट्स ऑफ Hundreds of पीपल आर people. वॉचिंग आउटसाइड तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार सब चल रहा था और दया ने ना कसम से वाट लगा दी वो नहीं होना चाहिए Everybody is on to- एवरीबडी वाज लाइक प्रिम एंड प्रॉपर एंड अगर आप एपिसोड देखते हो आप देखना कि स्टार्टिंग में आर्टिस्टों ने इतना लाउड एक्टिंग किया है बिकॉज डायलॉग चबा चबा के बोल रहे हैं यू नो मिस्टेक नहीं होना चाहिए फंबल नहीं होना चाहिए तो ही इज एम्फेसिसिंग ऑन ईच एंड एवरी वर्ड कहा गया मुझे क्या मालूम मैंने थोड़ी देख मतलब वो थोड़ा भी चांस नहीं छोड़ रहा है उसमें होता है ना कि अपन कभी मुझे नहीं मालूम हो जाता है सटल बोलने जाएंगे तो थोड़ा हो जाता है बट उनको बोला गया था चिंता मत करो डबिंग हो जाएगा बट Short मत छोड़ना, short मत छोड़ना। बस तो हाँ एक एक शब्द दिखना चाहिए। हाँ मतलब फंबल नहीं होना चाहिए मेरे से मेरे वजह से शॉर्ट कट नहीं होना चाहिए वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी के शोल्डर पे था तो मतलब ऐसी जगहों पे सबको सारी टीम एफर्ट की बात है मतलब ये एक जो हमने जो अचीव किया था ये 1-1 वो तो टीम एफर्ट था किसी भी जगह पे किसी भी में जब टीम एक साथ काम करती है और सारा प्रेशर बढ़ जाता है सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हैं तो कुछ ऐसा रिजल्ट आ सकता है और इतना बड़ा सोचना जो सिंह साहब ने सोचा कि समथिंग लाइक दिस कैन बी अचीव्ड क्योंकि वहां पे जो हमको याद है कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे बोला ना होने वाला नहीं है चलना कुछ लोग हाँ जाके भाग भी गए थे नहीं हाँ, एक होगा। आध तो भाग गया था कुछ ऐसे थे कि यार जब हाँ, तक है सेट से हम भाग लोग गए, अपना उनको पढ़ लिख लगा करके निकल ऐसे- लेंगे भाग गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बोला ना कि मतलब जैसे कि ये आपको यू हैव टू फील द प्रेशर ऑल्सो और उसमें आपको काम भी करना है तो एक तो भाग गया था याद नहीं वो आ बोल भी कौन। रहा था पागल है ये हो सकता है क्या है 1 टेक में कैसे होगा ऐसा ऊपर मतलब ही वाज दैट कॉन्फिडेंट कि नहीं होगा बट वो अपना दिन भरने के लिए आया था और उस टाइम वो टेलीविजन में बड़ा स्टार भी था बस। उसके बाद कहाँ चला गया बेचारा पता नहीं वो 111 मिनट आखिरी 111 मिनट उससे ऊपर बाहर आया नहीं बेचारा ओके तो अब बॉलीवुड सबसे पहले तो कि हाउ इज बॉलीवुड या इन जनरल मूवीज डिफरेंट फ्रॉम दिस टीवी इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री वाइज कैसे दोनों डिफरेंट हैं और आपको काम करने में एक्टिंग करने में दोनों में किस में क्या डिफरेंस फील होता है एज एन एक्टर कुछ ज़्यादा फील उस तरीके से नहीं होता टेक्निकली लेकिन प्रेशर होता है टीवी में क्योंकि डिलीवर करना पड़ता है कम टाइम में सिर्फ इतना फ़र्क आप बोल सकते हैं तो वो बजटिंग में फ़र्क होता है वो
जो उसको पूरा शेड्यूलिंग में फ़र्क होता है, उतना फ़र्क हो सकता है। अदरवाइज़ एज एन एक्टर आपका जो काम है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता। हाँ, एक बाउंड स्क्रिप्ट होती है, 2 घंटे की कहानी है, तो उसमें आपको कैरेक्टर पे काम करने का मौका ज़्यादा मिलता है। आपको बिगनिंग मिडिल एंड पता है, और टेलीविज़न में डिमांड सप्लाई में एक बाद में आप फंस जाते हैं कि आपको फ्राइडे को डिलीवर करना है, 4 ही दिन बचे हैं या 3 दिन बचे हैं, यू हैव टू डू दैट 19 सीन आज आपको करना ही करना है, देयर इज़ नो वे। तो अलर्ट भी रहते हैं टेलीविज़न एक्टर, बहुत जल्दी लाइनें याद कर लेते हैं, फटाफट डिलीवर करते हैं। लेकिन अगर डिटेल में काम करना हो तो मूवीज़ में थोड़ा मज़ा आता है, अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है। आपको किसमें ज़्यादा मज़ा आता है? सी अगेन क्राफ्ट वही है। आप ऐसा नहीं कि फिल्म है तो ज़्यादा एक्टिंग कर रहे हो, या टीवी है तो कम एक्टिंग कर रहे हो, एक्टिंग कर ही रहे हो। ज़्यादा कम तो कुछ होता ही नहीं है इसमें। बट टेलीविजन जब आप कर रहे हो तो आप घर में हो। है, मेरा फ्रेंड है अभिजीत, अरे यार सॉरी यार मैं लाइन भूल गया, यही सेम चीज़ मैं फिल्म में नहीं कर सकता। बड़ा स्टार है यार, एक्टर है, तो वो प्रेशर रहता है, सॉरी सर, यू नो, वो ऑब्लिगेशन रहता है कि यार बड़े स्टार है, प्रेशर है, ये पता नहीं कौन है, ये पता नहीं कौन है, ये कैमरामैन सुना कि बहुत बड़ा आदमी है, थोड़ा आदमी नर्वस। टेलीविजन इज घर। अरे यार सॉरी यार फंबल हो गया, अरे कोई नहीं करे, कर ले, मजाक मस्ती में चल जाता है। तू तो भाई है यार, फिर से अब परसों तूने फंबल किया, मैंने कुछ बोला, हाँ चल यार, लेट हो रहा है, कर यार। तो मजाक मस्ती में काम होता है, सेम फिल्म में नहीं होता। बट योर एफर्ट एज एन एक्टर डजंट डिफर, यू गिविंग 100%, बट स्केल बड़ा है फिल्म का, सेट बड़ा है, बड़े आर्टिस्ट है, तो वो थोड़ा प्रेशर आप पे रहता ही है। तो टेलीविजन इज लेस प्रेशर, क्विक वर्क, मोर फन। फिल्म इज बिग सेटअप, क्या होता है फिल्म मेकिंग वो देखने को मिलता है, क्या सामने कैमरा कौन सा है पता नहीं, लेटेस्ट है यार वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे तो मोबाइल पे भी हो जाता है, वैसे वाला फर्क है ना। अदरवाइज अगर आप देखो हर चीज़ सेम है, इधर भी सेम है, उधर भी सेम है, यहाँ पे भी कॉस्ट्यूम पहनना है, यहाँ पे भी डायलॉग बोलना है, वहाँ पे भी सेम करना है। बट आँख खोल के अगर आप प्रेशर लेना चाहते हो तो ये तो यार 1.5-2 करोड़ का कैमरा है, 4 करोड़ का कैमरा है, ये 35 लाख का है छोटा वाला अपना छोटा है, ये फ़र्क है अगर आप सोचो तो। अगर नहीं सोचो तो इट्स द सेम। अच्छा, इसमें सर अब आप ये बताओ कि दया दरवाजा तोड़, ये जो डायलॉग था, ये डायलॉग ऐसा था प्लान्ड कि नहीं है ऑडियंस तक हिट करवाना है बार बार, या इट वाज आउट ऑफ योर फिजिक एंड ये कि नहीं आप ये कर सकते हो तो आपसे करवाया था, मतलब क्या था उसका पीछे का सीन क्या था पूरा? सी लाइक आई सेड, आई एम एन नॉन एक्टर बट टुडे आई एम एन एक्टर। अब वो बनाने वाला वो था, मैंने कुछ नहीं किया। इससे पहले दरवाजे बहुत लोगों ने तोड़े हैं, मैं आने से पहले भी दरवाजे टूटे हैं, फिल्मों में भी टूटे हैं। और दरवाजा तोड़ने का काम जो होता है ना कांस्टेबल करता है, कोई मतलब ऐसा वही, हाँ, ग्लोरीफाई करने वाली कोई बात नहीं है, ए सकाराम ये दरवाजा तोड़, मतलब जमादार वाला काम। बट ये ग्लोरीफाई हो गया, ये मैंने नहीं किया, ये वो है करने वाला जो ऑडियंस को पसंद आया। आज जब बोलते थे दया दरवाजा तोड़, क्या है इसमें डायलॉग, क्या है, व्हाट इज इट, दया दरवाजा तोड़, बस दिन भर दरवाजा ही तोड़ता रहूंगा मैं। बट लोगों को अच्छा लग रहा है, तो जो माल जो बिकता है वही तुमको शेल्फ में दिखेगा, वैसा है वो। क्योंकि दया दरवाजा तोड़ तो सिंघम में भी आ गया, मतलब इट वाज अ पार्ट ऑफ ट्रेलर आल्सो, मूवी में भी, एंड इनफैक्ट मूवी के अंदर भी जब मैं भी देखने गया था तो दया दरवाजा तोड़ पे बहुत हूटिंग हुई थी। क्योंकि इनिशियली व्हेन वी वर शूटिंग और वहाँ पे रोहित सर ने बोला कि अजय सर बोलेंगे दया दरवाजा तोड़, मतलब साइड में मैं वाज फीलिंग थोड़ा कि यार टेलीविजन में इतना कर लिया, अभी यहाँ पे क्यों सेम चीज़। बोलता नहीं सीटी बजेगा, तू देख सीटी बजेगा। मतलब चलो अभी सर ने बोला है तो अभी क्या बोले। एंड यू वोंट बिलीव क्या उस आदमी का कन्विक्शन था। जब मैंने एपिसोड मतलब सॉरी फिल्म देखने गया हम लोग थिएटर में, वाकई में उस सीन में सीटी ताली बज रही थी। वही हाँ, तो मतलब दैट इज वो डायरेक्टर का कन्विक्शन था। मी एज एन एक्टर मैं ये सोच रहा था कि यार डेली तो डाल रहा हूँ मैं, आज ये बोल रहा है कल वो बोल रहा है, अभी यहाँ पे भी यार फिल्म में भी क्यों, मैं कॉन्शियस था। बट उसका कन्विक्शन ये था कि इस डायलॉग पे सीटी बजेगी। एंड हैट्स ऑफ उनका थॉट के लिए, उनका कन्विक्शन के लिए कि भाई वाकई में। और इस फिल्म में भी अभी सिंघम अगेन कर रहा हूँ, उसमें करीना जी बोल रही है, मैं फिर बोला यार अभी सीन तो नीचे कमेंट्स है सर, टाइम स्टैम्प पे ऐसे नोट करके नीचे कमेंट्स है कि बेस्ट सीन ऑफ द ट्रेलर, बेस्ट सीन ऑफ ट्रेलर। तो मतलब ये मतलब रिस्पॉन्स ऐसा आया कि मैं वाकई में मुझे लगता है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहले कुछ भी क्लिक हो सकता है, कुछ भी क्लिक हो सकता है। अदरवाइज डायलॉग में क्या है, दया दरवाजा तोड़,
इट्स बेसिकली ना एक्शन, बेसिक चीज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायलॉग में है नहीं। कैसा लगा सिंघम में? सी वर्किंग विद रोहित शेट्टी इज मतलब वो जो मैग्नीट्यूड है उसके फिल्म प्रोडक्शन का, कॉस्ट एंड इट इज लैविश। जो वो ही कांट थिंक छोटा। रोहित शेट्टी छोटा सोच नहीं सकता। इज ह्यूज फिल्म सेटअप, इवन ऑन द सेट्स, इट्स अमेजिंग। मतलब फिल्म मेकिंग इंडिया में क्या है और किस स्केल पे हो सकता है वो उनके सेट पे ही पता चलेगा। उसके बाद आप कहीं भी जाएंगे तो नहीं छोटा है, टीवी सीरियल चल रहा है, कैसा हो जाता है। बिकॉज ही इज ह्यूज। छोटे से छोटा शॉट भी इतना प्रिसिशन के साथ, इतना माइन्यूटली, इतनी डिटेलिंग में शूट करता है वो आदमी। एंड ही इज देयर ऑन द सेट ऑलवेज। शॉट हो रहा है, मॉनिटर पे बैठा है वो आदमी। कभी अजय सर के साथ कैसा लगा? थरो प्रोफेशनल अपने काम से, मतलब वो तो सेट पे इज कमाल एकदम। ये होता है ना स्टार, और कुछ नहीं, वेरी लेवल हेडेड, सुपर है। आप मिलते हैं ऑफ स्क्रीन कभी ऐसे? नहीं, हम लोग हमारे काम में होते हैं यार। सो 2 थिंग्स फ्रॉम रोहित शेट्टी जो आप अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं आफ्टर द शूटिंग, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं 2 जो उनसे आपने सीखी हैं, जो आपको लगता है कि यार ये चीज मैं इम्प्लीमेंट तो अब करूंगा अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे, ऐसा कुछ है? सी योर क्राफ्ट, आप कितने भी अच्छे हो ना अपना क्राफ्ट में, बट इवन देन यू आर लर्निंग एवरी डे एंड टू परस्यू व्हाट यू आर डूइंग ना, जो पैशन के साथ वो करते हैं, दैट इज अ लेसन फॉर एवरीबॉडी। हर किसी को जो फिल्म मेकिंग में या एक्टिंग में आता है, आप सी जैसे सर ने बोला सीआईडी का यूएसपी क्या है, बिकॉज वी आर ऑल एक्टर्स हियर, वी आर नॉट सेलिब्रिटीज, वी आर नॉट स्टार्स। और जब तक वो सेलिब्रिटी और स्टार वाला स्टेटस में हम में नहीं आएगा, हम लोग एक आम आदमी रहेंगे। हम लोग तू तड़ाक से बात करेंगे, कंधे पे हाथ रख के घूमेंगे, एक ही थाली में खाएंगे, आधा कुछ बर्गर आ गया, कुछ भी आ गया, आधा दे दिया। जो स्टार्स में वैसा नहीं होता ना। जैसे आपने देखा 2 सीरियल आ गए, फिर उसके लिए वैनिटी अलग चाहिए, फिर अपना बॉय और अलग अलग पूरा वो एंथ्रांज लेके पूरा आता है, पूरा कारवा होता है उसका। हमारे में कुछ नहीं, हमको एक स्पॉट दे दो, हम जितने लोग हैं सब उसमें खुश हैं। सो वी आर रेडी टू शेयर एवरीथिंग। तो हम लोग आज भी एक्टर्स हैं, वी आर नॉट सेलिब्रिटीज, वी आर नॉट स्टार्स। अपने काम के प्रति वी आर 100%। हमको कुछ भी बोलो हम लोग तैयार हो जाते हैं, है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक समवेयर वही चीज है जो सीआईडी को 21 साल तक सस्टेन किया। ये किसी भी आर्टिस्ट ने कभी नाटक नहीं किया कि सर ये नहीं होगा, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं पहनूंगा, उसके लाइन मेरे लाइन से ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, ये मेरे को क्यों मारेगा, मैं नीचे क्यों गिरूंगा। आर्टिस्टों में होता है, बहुत होता है, सर ये तो छोटा सा है, ये मुझे मारेगा, मैं कैसे गिरूंगा, यू नो। अरे यार ये छोटा मीडियम है, कुछ भी हो सकता है इसमें, तो आप करो। डायरेक्टर जब आपको बोल रहा है कुछ, फॉलो। हमारे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिबल काइंड ऑफ एटीट्यूड होता है ना, मैं तो यार फलाना हूँ। ये शायद सीआईडी के एक्टर्स में कहीं आया नहीं। वो उनसे सीखने को ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इज रोहित शेट्टी। ही डज नॉट हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एवरी टाइम, बट स्टिल ही इज। वो वहीं बैठे हैं। वो पैशन है ना, पैशन है उनका। तो जो आदमी अपने काम से प्यार करेगा ना, तो फिर वो ऐसा तो है नहीं कि उसको एक एक फ्रेम बनाना है, तो वो उनका बेबी है, वो उसको पैशन है। नॉलेज भी है ना सर। ही हैज बीन असिस्टेंट, ही हैज बीन अ फाइट स्टंट्स वंस करते थे, खुद एज अ फाइटर भी थे, एंड एडिटर भी है, म्यूजिक का सेंस है, हर चीज। जब शूट हो रहा है उनके लोकेशन पे, ऑनलाइन एडिटिंग उनका चल रहा है। जो शूट कर रहे हैं वो इमीडिएटली वहाँ पे एडिट भी हो रहा है, इतना फास्ट है, यानी कीप चेकिंग एवरीथिंग। वो एक जगह पे बैठता नहीं, निकला यहाँ पे हुआ, अगले फिल्म का भी बात चल रहा है वहीं पे लोकेशन पे, स्टोरी हो रही चल रही है, तो वो भी बात हो रही है। तो इस वंस यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, आप किसी भी हाइट पे पहुंच सकते हो। एंड किसी भी हाइट पे पहुंचने के बाद भी पैशनेट रहना पड़ेगा। यू कांट गिव अप कि अब तो मैं यार सो हो गया, अभी ठीक है, हम तो लर्निंग प्रोसेस ऑलवेज रहना चाहिए। मतलब आदमी के अंदर का स्टूडेंट्स जो है ना, वो मरना नहीं चाहिए, कभी भी करेक्ट खत्म नहीं होता। मतलब आप एक्टिंग में हो या किसी और प्रोफेशन में भी हो, आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें नए ज़माने में कुछ ना कुछ निजी चीज़ें आ रही हैं, उसके साथ आपको सीखना चाहिए। आपको कभी बैक सीट पे अगर आप सो गए तो फिर आप पीछे चले जाओगे। और एक्टिंग में भी कभी ऐसा आपके साथ होता तो होगा कि अब बोर हो गया, मतलब कभी ऐसा वो नहीं आया कि बोरियत हो रही है, बट यू केप्ट ऑन डूइंग इट टिल नाउ? नहीं, बोरियत, एक तो सीआईडी एक ऐसा शो है जो नॉर्मल हम लोग बात करते हैं कि एक ऐसा शो है जहाँ पे बोरियत हो ही नहीं सकती। बिकॉज ऑफ द क्रू।
नहीं, बिकॉज ऑफ हर एपिसोड नया है. every episode is different. It's a different story. It's a different location, and we're interacting with different actors. सेट ऑफ एक्टर्स सेटअप एक्टर्स जो है ना इंडस्ट्री में जाने मुने जो जितने भी ओल्ड आप चेहरे देखेंगे अभी टेलीविजन में जो स्टार्स हैं, उन लोगों ने कहीं ना तो कहीं अपने लाइफ में अपने करियर में उन लोगों ने CID किया है, हाँ। करेक्ट. सो वी हैव वर्कड विद देम, है ना. तो वैसे अलग अलग एक्टर्स के साथ सम वेरी गुड पीपल वी कम अक्रॉस, सम ओल्ड वेटरन एक्टर्स जो हमारे साथ काम करते हैं, तो उनके साथ इंटरेक्शन करना, एंड देन वी हैव फ्री टाइम बिटवीन द शॉट्स, तो उनके पुराने किस्से सुनो. एंड ओल्ड पीपल दे लव टू शेयर एनेक्डोट्स, यू नो, ऐसे हुआ करता था, ये होता था, एंड वी एंजॉय दैट. सो फॉर CID के सेट पे जाने के बाद वी आर इन सम अदर प्लैनेट. सर IC814 अभी के टाइम पे एक बहुत मतलब आई वुड से कि उस वेब सीरीज को देख के जो आपको कनेक्शन फील होता है, आप फील करते हो कि आप उस जगह पे हो, आप उस केओस में हो. तो एक वेब सीरीज को जो कि मैं अभी भी उसको नया ही मानता हूँ, मतलब इट्स स्टिल अ बेबी, क्योंकि वो अभी 4-5 साल पहले ही ग्रो होना चालू हुआ है. तो वेब सीरीज की प्रोडक्शन में या एक्टिंग में या ओवरऑल वेब सीरीज के एक्सपीरियंस में जनरल बॉलीवुड या टीवी से क्या डिफरेंट होता है? आपका क्या एक्सपीरियंस था, मतलब IC814 के अंदर पर्टिकुलरली? IC814 का मेरा एक्सपीरियंस एज एन एक्टर बहुत एनरिचिंग रहा, बिकॉज उसमें जो एक्टर्स थे, जो उस हमारे जो रूम जो था अंदर दिल्ली में जो सेट बना हुआ था, तो नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, तो ये तो हमारे आइडियल रहे. हम लोग थिएटर से आए, इनको हमेशा देखा हमने, एक ही फ्रेम में उनके साथ शेयर करना है स्क्रीन, बहुत ये एक ड्रीम होता है एक्टर्स का. तो वो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा. और सारे बहुत अच्छे एक्टर, कुमुद, अपना मनोज पावा, तो जो सेट ऑफ एक्टर्स थे, तो मेरा वो एक्सपीरियंस है. बाकी काम के लेवल पे मैंने पहले भी बताया कि एज एन एक्टर आपका जो काम होता है वो सीन वाइज है या आपका शॉर्ट वाइज है, आप उसमें अपना ध्यान रखते हैं. वेब सीरीज़ में भी कहानी कहने के लिए एज डायरेक्टर काफ़ी स्क्रीन टाइम मिल जाता है, जो फिल्म में शायद 2 घंटे हैं, तो कुछ चीज़ें और एलोबरेट कर सकते हैं वेब सीरीज़ में. और वेब सीरीज़ को आराम से बनाते हैं लोग, उस तरीके का बजटिंग होता है, टेलीविज़न की तरह प्रेशर नहीं होता, फिल्म की तरह शूट होता, बिकॉज उसमें आपको मालूम है कि 60 डेज़ का काम है, 70 डेज़ है, तो उस तरीके से आराम से बनाते हैं. तो वेब सीरीज़ का जो मेकिंग है वो ऑलमोस्ट सिनेमा से मिलता जुलता है. उसमें इसका भी वो नहीं है ना कि फ्राइडे को जाना एपिसोड, सारे साथ ही आ रहे हैं, तो एक साथ आना है. तो वो एक कहानी कहने के लिए और एलिबरेट करने के लिए वो एक अच्छा मीडियम है, जहाँ पे आपको फिल्म में बहुत गिने चुने सीन रखने पड़ते हैं. यहाँ पे अगर आपको कुछ सोच रहे हो कि इसकी थोड़ी कहानी और बता सकते थे, वो वेब सीरीज़ में पॉसिबल है. लेकिन उसका जो फॉर्मेट है शूटिंग वाइज है वो फिल्म के करीब है. आप पर्सनली कौन सा कंटेंट कंज्यूम ज़्यादा करते हैं? मैं ज़्यादातर फिल्में देखता हूँ. मतलब आपको मूवीज ज़्यादा पसंद है? 2-3 घंटे वाला फॉर्मेट? हाँ, मुझे लगता है कि 2 घंटे में 2 घंटे में हो जाए तो फ्री हो जाए वेब सीरीज में. लेकिन वेब सीरीज़ देखता हूँ जो पॉपुलर हैं, जिनके बारे में सुना है, चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, वो भी देखता हूँ. बट आई प्रेफर फिल्म में काम करना भी ज़्यादा अच्छा लगता है. देखना भी, हाँ, मतलब एक स्टोरी खत्म हो जाती है और एक एंटरटेनमेंट. आप एक बार बैठ के ये सोच के बैठ सकते हो कि यार अब मैं 3 घंटे एंटरटेन होने ही बैठा हूँ. वेब सीरीज में क्या है कि आपने देख लिया एक एपिसोड, फिर आप काम कर रहे हो, फिर भी एक एपिसोड चलता जा रहा है कि ये देखना ही है, इसमें फिर वो आगे क्या दिमाग में टेंशन रहता है 3 एपिसोड देखा, अब आगे का देखना भी है और आपको काम भी है, बट देखना भी है. वो जो एक फिल्म का जो एक्सपीरियंस है, वो एक साथ बैठे देखा, वो एक्सपीरियंस आपका सर कैसा है? मैं थोड़ा कंटेंट देखता हूँ जहाँ पे कुछ झूठ परोसते हैं, मैं नहीं देखता. जैसे कुछ भी जो मुझे लगा कि ये थोड़ा एंटी नेशनल टाइप्स कुछ एक एजेंडा के साथ चल रहा है कोई चीज़, मैं आई अवॉइड इट. मतलब बीट मूवीज, वेब सीरीज, यूट्यूब वीडियो, कुछ भी, एनीथिंग विच गोज अगेंस्ट माई बिलीफ ऑल्सो. अगर मेरे धर्म के अगेंस्ट भी कुछ होता है, मैं नहीं देखता. आई डोंट डू इट. मुझे वो है थोड़ा, मतलब इनबिल्ट है, कांट हेल्प. काफ़ी लोग बोलते हैं देखे तो उसने क्या, मैं नहीं देख सकता. तो हाफ हार्टेडली मुझसे नहीं होता, तो मैं वो नहीं करता. आई डोंट कंज्यूम दैट. और एनीथिंग विच इज़ एंटरटेनिंग, विच इज़ लाइक मज़ा आ रहा है, इट कैन बी अ पॉडकास्ट, इट कैन बी अ टीवी शो, इट कैन बी वेब सीरीज, इट कैन बी अ डॉक्यू सीरीज, इट कैन बी अ फिल्म, मैं देखता हूँ, है ना. वो मुझे, मैं आई शुड एंजॉय इट.
और जितना इन्फॉर्मेशन जहाँ से एंटरटेनिंग के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी आते हैं कुछ, जैसे यूट्यूब में ज़्यादा देखता हूँ जितने भी पॉडकास्ट है या फिर इंटरव्यूज़ है, आई लव टू वॉच। पॉलिटिकल जो होता है वो भी मुझे बहुत मज़ा आता है, या मैं देखता हूँ मैं वो डिबेट्स नहीं, वो चिल्लाने वाला नहीं। हाँ मतलब पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल। हाँ काफ़ी शोज़ है जहाँ पे हाँ हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, पॉलिटिकल स्टोरीज हैं, उनके बैक स्टोरीज है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई एक्टर है, कोई इकोनॉमिस्ट है, उनकी बैक स्टोरी है। तो आई लव टू सो एज एन आर्टिस्ट आप जैसे एक आर्टिस्ट को पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, बिकॉज आप कोई शॉट दे रहे हो वो गलत हुआ, वापस करना है, तो वो पेशेंस लेवल बिल्ड करना पड़ता है विद टाइम। तो उसके लिए आप कुछ प्रैक्टिस करते हो रेगुलर बेसिस पे, मेडिटेट करते हैं या क्या है मतलब? मेरे हिसाब से बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, मतलब उन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा मेडिटेट किया होगा, बट पेशेंस नहीं है। सो पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो इनबिल्ट है समवेयर, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ थोड़ा इनबिल्ट। बाकी आप बहुत मेडिटेट करो, वो कितना आता मुझे पता नहीं। और बहुत बड़े बड़े एक्टर थोड़ा भी इधर उधर ही लूजेस हिज पेशेंस। सो आई डोंट बिलीव इन दैट कि बहुत ज़्यादा तप वप करने के बाद वो पेशेंस आता है। नहीं, पेशेंस इज समवेयर अपने थॉट से आप अगर चीज़ों को कनेक्ट करते हो, लाइफ के बारे में सोचते हो, तो वहाँ पे आपको लगता है कि यार क्यों हम लोग इतना आगे पीछे कर रहे हैं, क्यों उछल रहे हैं, क्यों किसी के साथ जेलसी, क्यों उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, ये सब मत करो यार, डोंट डू दैट। कहीं जाने वाले नहीं हो, बहुत करते करते चलते चलते मर गया वो परसों जो मेरे से आगे था। तो लाइफ इज़ अ बिग ज़ीरो, अगर टोटलिटी में सोचो ना इट्स अ शून्य। बट हम उछल रहे हैं यहाँ पे तवे पे पॉपकॉर्न की तरह कि यार उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, उसका होना था, उसको जाना था, वो गया, अब तू जाएगा क्या? नहीं। तो ये सब चीजें जब सोचते हैं ना तो अपने आप वो पेशेंस आ जाता है। और बड़े बड़े एक्टर्स देखा है, उनको आप एक गलत सवाल पूछो तो तड़क जाते हैं, कहाँ गया पेशेंस? तो इट इज योर एक्सपीरियंस, व्हाट यू कंज्यूम अगेन, व्हाट यू सी, व्हाट यू दिमाग में कैसे आप उसको डालते हो, वो इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे मतलब आता भी है, हाँ। एज यू ग्रो तो पेशेंस लेवल बढ़ता है। शायद शुरू में थोड़ा फ्लिकर रहता है, बट आई गेस जो पेशेंस लेवल आपका बचपन से रहा है उसमें थोड़ा बहुत ही 19-20 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बहुत इम्पेशेंट थे बचपन से और अभी बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गए। आई गेस ये क्वालिटी तो बिल्ड होना बहुत डिफिकल्ट होती है। अगेन आई सेड लाइक व्हाट यू कंज्यूम, क्या आप पढ़ रहे हो, क्या आप देख रहे हो। अगर आप रेगुलर देख रहे हो कि मार धाड़ हो रहा है, ये हो रहा है, वो इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है, वही कंज्यूम कर रहे हो, तो अगर कोई बोल भी देगा तो आपका हाथ उठ जाता है, बिकॉज यू आर सीइंग दैट डे इन डे आउट। अगर आप कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहे हो, शांत हो जाते हो, अगर कोई गाली भी देगा तो आप हाई स्पीड में देखते, अच्छा आपने गाली दिया, क्योंकि आप वही देख रहे हो, स्पिरिचुअल चीजें, आध्यात्मिक चीजें। हाँ, उसको ही डजंट रियलाइज, बिकॉज वो हर चीज बड़े शांत नजर से देख रहा है। और यहाँ पे अगर किसी ने गाली दिया तो उसको ऐसा लगता है कि हाई स्पीड में कोई गाली आ गया है, तो देखता है बेचारा, अच्छा, मतलब उसको उतना टाइम लगता है ये समझने में कि भाई ने मेरे को गाली दिया है, और वो रिएक्ट भी वैसे ही करता है, बोला ठीक है कोई बात नहीं। बट वही चीज अगर कोई प्यार से आके बोले एंड यू कंज्यूमिंग समथिंग व्हिच इज वेरी वायलेंट, तो यू रिएक्ट वायलेंटली। बट प्रैक्टिस से थोड़ा कम किया जा सकता है धीरे धीरे। बहुत सारे लोग जो बहुत एजिटेटेड होते थे या उस तरीके से, बट इस तरीके की चीज़ों के करने से शायद मुझे लगता है कि तब एक तो थोड़ा एक्सपीरियंस से और थोड़ा मेहनत करने से, मेडिटेट वगैरह करने से कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा। इसीलिए बोलते हैं यू आर व्हाट यू ईट, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू ब्रीथ, एंड अगेन व्हाट सराउंड्स यू। करेक्ट। सर आपका नेचर देख के लगता है बहुत काम हो, कंपोज्ड हो, पर ऐसी एक कौन सी चीज़ है जिससे आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब बहुत अंदर से इरिटेट करती है कि यार ये चीज़ हो रही है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है? गुस्सा कम ही आता है मुझे थोड़ा। वो आपको देख के लगता है किसी को आपको गुस्सा दिलाना हो तो क्या करें? मत दिलाए। जैसे मेरा पर्सनली ऐसा है कि मैं मतलब ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, तो कोई भी बीच में घुस जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं थोड़ा एडजस्टिंग टाइप का हूँ, तो मैं कर लेता हूँ एडजस्ट, ऐसा गुस्सा वगैरह का नहीं है, मतलब वो इनबिल्ट वाला ही चक्कर है। आपका सर? गुस्सा मतलब ऐसे ट्रैफिक वाले की बात कर रहे हो? नहीं, मतलब इन जनरल मेरा तो ट्रैफिक वाला है कि मैं तो ट्रैफिक में तो बहुत गुस्सा। मैं भी जितना हो सके ट्रैफिक रूल फॉलो करता हूँ, मैं खुद ड्राइव करता हूँ,
तो गुस्सा तो आता है यार, मतलब पीपल आर जंपिंग द सिग्नल लेफ्ट राइट सेंटर, अब बेवकूफ़ की तरफ खड़े हो, सिग्नल का इंतजार कर रहे हो, तब गुस्सा आता है कि यार हमारा सरकार इनको पकड़ती है कि नहीं, इनका चालान कटता है या नहीं, इनको पावती जाता है या नहीं जो ये काट रहे हैं, या मैं ही बस अपना, तो वो थॉट प्रोसेस चलता है। बट देन यू थिंक यार जा जाके कहाँ जाएगा, हो सकता है थोड़ा आगे जाके कहीं कुछ गिर जाएगा, उसके ऊपर मर जाएगा ये, तो वो लिखा हुआ होता है सब, वो लिखा हुआ होता है। मेरे सामने हुआ है, मैं लेफ्ट से ऐसा बाइक मार के ऐसा बोले क्या इसका दुनिया खत्म होने जा रहा है क्या, और उसका दुनिया खत्म हुआ आगे, ही वॉज अंडर बस, मतलब वो भाग के जा रहा था अपनी मौत की तरफ। कहाँ जा रहा था वो? मौत की तरफ जा रहा था। हाँ, ही वॉज रनिंग फॉर इट। हम लोग आराम से जा रहे थे, हो सकता वहां पे मेरा नाम लिखा हो क्योंकि मैं स्लो था, वो आगे निकल गया। यू नेवर नो। यस, बॉलीवुड में टॉक्सिसिटी है, मतलब एज एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव बहुत लोगों को लगता है कि बॉलीवुड इन ऑल इज अ वेरी टॉक्सिक इंडस्ट्री। तो हर आदमी की अपनी अलग टू जर्नी ईच इज ओन। है ना, हर आदमी की अपनी अलग जर्नी। आप क्या चाहते हैं, आप कितनी जल्दी पाना चाहते हैं, आप कितना डिजर्व करते हैं, बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। ऐसा एक पैरामीटर पे नहीं नापा जा सकता। हर आदमी की अपनी जर्नी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिखा जा सकता है। कोई एक ऐसा कुछ बोला नहीं जा सकता। तो सर इसमें हमारे क्लास के बाहर के का एक सेगमेंट होता है जहाँ पर हम एक स्पेशल क्वेश्चन पूछते हैं। वो ये है कि एक तो क्वेश्चन है कि इफ़ यू वांट टू रिलिव वन डे इन योर लाइफ, ऐसा कौन सा दिन है जो आप वापस अपनी लाइफ में जीना चाहोगे, और दूसरा ऐसा कौन सा दिन है जो आप अपनी लाइफ से डिलीट करना चाहते हो। अगर मौका मिलता तो मैं ये दिन डिलीट कर देता। तो पहले विल स्टार्ट विद रिलिव। पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ में आज तक करियर्स, या आई वुड लव टू रिलिव माई स्कूल लाइफ। एक उसमें से कोई दिन जिसमें एक सबसे बेहतरीन इंसिडेंट हुआ हो, सिर्फ एक दिन की बात होगी, पूरी स्कूल लाइफ नहीं मिलेगी आपको, एक दिन मिल जाएगा। एक दिन टू रिलिव। आई वॉन्टेड टू सी माई मॉम्स रिएक्शन, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में शायद मैं फेल हो गया था किसी एक सब्जेक्ट में, और टीचर ने बुलाया था कि पेरेंट्स को लेके आओ। तो मैं बोला दोनों बाहर गए हैं और किसी और से सिग्नेचर भी करवा के लेकर गया था। तो जब वो ओपन डे होता है ना, तो वहाँ पे जब मम्मी आ गई तो पता चला कि आप तो यहाँ पे थे नहीं, ऐसा कुछ, मेरा पोल खुल गया था और मेरी मम्मी सड़क पे खड़े रह के मुझे पत्थर से मार रही थी। ओह, ये तो मैंने भी बहुत किया है। डायरी में नोट लिखते थे तो मैं डायरी के नोट के पेज फाड़ देता था। अब एक दिन क्या हुआ कि पापा ने डायरी निकाली, उनको उम्मीद थी कि इसका नोट आता ही होगा। तो एक दिन वो ऐसे जनरली मेरी पढ़ाई में इंटरफेयर करते नहीं थे, तो उन्होंने डायरी निकाली और उसमें वो डायरी आगे बढ़ाना चालू की। तो उनको कोई नोट नहीं दिखा। फिर उन्होंने देखा कि अरे डायरी में पेज नंबर 8 लिखा है और इसके बाद सीधे पेज नंबर 12 आ गया है। तो बीच के 4 पेज गए कहाँ इसमें से। तो फिर मुझे बुलाया गया, इधर आओ बैठो। जब पापा बोलते हैं ऐसा कि बैठो, तो जैसे आप कहते हैं ना कि वो एक नजर ही काफी होती है। तो बैठे हैं सामने, पापा देख रहे हैं 4 पेज कहाँ हैं इसके। उस समय ना सारे कर्मकांड याद आते हैं कि यार ये किया था, ये किया था, इस पे तो नहीं बात करने वाले, अभी किस पे बात करेंगे, किस पे बात करने वाले। पापा वो नोट लिखा था, वो गलती से लिख दिया था तो इरेज कर दिया। फिर वो जाते थे, हर बार मेरी पिटाई होती थी। 1-2 बार तो मैं पिटाई हुई है, ज्यादा जनरली समझा के मना देता था। नहीं, मेरी मम्मी इसलिए भड़क गई थी कि इतना सब कांड करने के बाद भी मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा रह के बात कर रहा था वहाँ पे। मेरे पास साइकिल थी तभी, एंड आई वाज टॉकिंग टू देम। तो शी गॉट फ्यूरियस, इतना सब मतलब ब्लैक लिस्टेड और दोस्तों के साथ खड़े रह के बात कर रहा है, दूर से उसने पत्थर उठा के आप सर कौन सा एक दिन रिलीव करना चाहते हैं? जैसे मदर की बात चली तो मुझे ऐसा, मैं आई लॉस्ट माई मदर 2-3 महीने पहले ही, तो मुझे तो यही लग रहा है कि यार उसके साथ कोई एक दिन कोई पुराना मिल जाए। और अगर एक दिन डिलीट करना हो तो व्हाट डे वुड यू लाइक टू डिलीट? द डे माई फादर एक्सपायर्ड। आई स्टिल ड्रीम ऑफ हिम। इवन जब जैसे रात को सोने से पहले मैं कभी सोचता हूँ यार ऐसा होता, इस जगह पे रहते हैं, फादर होते। तो इन माई मैली ऑफ थिंग्स मैं हमेशा देखता हूँ कि मेरे फादर है वहाँ पर। अभी होते तो 90+ होते हैं, बट एक है कि यू शुड हैव बीन देयर। यू नो दैट ये बात निकली है कि अब स्टूडेंट्स लाइफ में पेरेंट्स कभी कभी थोड़े दुश्मन जैसे लगने लगते हैं। दोस्त वगैरह जो हैं वो सब लगने लगते हैं कि लगने लगते हैं, नंबर 1 हो जाते हैं। बट यू नो दैट इस तरीके की बातें हैं जैसे हम लोग अब बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना चाहिए, समझना चाहिए कि पेरेंट्स से बेटर आपके शुभ चिंतक या आपको चाहने वाला दूसरा कोई नहीं हो सकता। और ये बहुत प्रेशियस टाइम है। जो भी अगर आपको कुछ बोल बाल रहे हैं तो आपके बेटरमेंट के लिए बोल रहे हैं। एक समय जो समय मिला है उसको अच्छे से यूज़ करिए
एक समय ऐसा आता है जब आप इस तरीके की बातें हम लोग जैसा इमोशनल हो जाते हैं बट पेरेंट्स से बेटर कोई दोस्त, कोई आपका शुभचिंतक दूसरा कोई नहीं। जैसे जब आप पैदा होते हो तब से लेके 8-9 साल तक मम्मी पापा सब लगते हैं, अरे मेरे हीरो है, रोल मॉडल है। फिर जैसे आप टीनेज में आते हो आपको लगने लगता है कि इनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, हर चीज में रोकते हैं, हर चीज में टोकते हैं। और उस फेज में फिर आप, बहुत सारे केसेस में यही होता है कि टीनेज में ही एक बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर होने लगता है, इमोशनली भी वो कनेक्ट चले जाता है। फिर आप जब नई सिटी में जाते हो, नए शहर में जाते हो, कि यार तब समझता है कि उन्होंने मेरे को अपने की तरह रखा था, ये तो दुनिया तो कुछ नहीं समझती, पढ़ाई समझती है। फिर जब आप 25-30 की एज तक आते हो तब वो हिट होता है वापस। ट्विस्ट क्या है, मैं बताता हूँ कि जो 70s 80s 90s के जो माँ बाप है ना, वो डिवोटेड माँ बाप हैं। अभी के माँ बाप ना मोबाइल वाले हैं, तो उनका भी टेस्ट बदल गया है। जैसे बच्चे बदल गए हैं वैसे माँ बाप भी बदल गए हैं। तो वो जो कंटेंट जो एब्जॉर्ब करते हैं उसी टाइप का मानसिकता उनका हो गया है थोड़ा समवेयर। तो हम लोग जो बोलते हैं कि तुम्हारे मम्मी डैडी या बेस्ट फ्रेंड्स है, आजकल जो ये मोबाइल पे लगे हुए मम्मी डैडी है वो थोड़ा उनका क्या बोलते हैं, झुकाव किसी और तरफ हो गया है। तो समवेयर वो जो माँ बाप बच्चों के साथ जो रिलेशन था वो समवेयर आई सी दैट इट्स जस्ट फिजलिंग आउट समवेयर। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग। इसका रीजन फोन है, फसाद की जड़ सब फोन ही है। एंड व्हाट यू कंटेंट जो एब्जॉर्ब करते हो, कंटेंट ज्यादा, क्योंकि मोबाइल न्यू टेक्नोलॉजी इज इनएविटेबल, इट विल कीप ऑन कमिंग, एआई आएगा ही आएगा। बट हाउ टू हैंडल दिस, इसके बारे में बात करो, इसके बारे में सोचो, या क्या कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सॉल्यूशंस निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। तो मतलब हम तो इससे बचे ही नहीं है। हम लोग स्कूल से आते थे घर पे, तो मतलब हमारा ब्रेकफास्ट है या खाना है या लंच या स्नैक्स जो भी है रेडी होता था। मेरे बच्चे आने वाले हैं, अभी बच्चे आ रहे हैं, बैठे हैं, ये मदर बैठी है अपना फोन पे स्क्रोलिंग चल रहा है, ऑनलाइन कुछ चल रहा है उसका। तो वो जो डेडिकेशन था माँ बाप के बच्चों के प्रति कि मेरी दुनिया आ रही है घर में, वो अब नहीं रहा। जैसे चीजें जो मार्केट में मिलती हैं वो पहले वाले, आजकल बनाना देखे होंगे सड़े हुए, कितने भी पैसे दे दो, बाहर से बड़ा पॉलिश लगता है, अंदर से कुछ नहीं है। नहीं कुछ हमने कुछ मोबाइल वालों को छोड़ दो, बाकी माँ बाप तो माँ बाप ही रहेंगे। नहीं समय वो है, वो दिख रहा है सामने। मतलब 100% गलती बच्चों की भी नहीं है। ना ये कहने की कोशिश है कि दोनों को थोड़ा ध्यान रखो। एक एक्टर अभी जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम? शाहरुख खान। करिश्मा, हार्ड वर्किंग, हाँ, वेरी हार्ड Very वर्किंग। I've shot with him, बहुत हार्ड वर्किंग है। You have shot, तो how is the experience, like how? नहीं वही डाउन टू अर्थ, जैसे ये बता रहे स्टार लोग जो होते हैं वो इतने पैशनेट होते हैं अपने काम के लिए, और उनमें वो एयर वगैरह नहीं होती, वो बीच वाले ही थोड़ा हवा में उड़ते हैं। वो लोग अपने काम को बिल्कुल पूजा की तरह करते हैं, बहुत डेडिकेटेड, वेरी हार्ड वर्किंग। वो इतने समय तक एक जगह पे आना, टिके रहना बहुत मुश्किल है। तो वो वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड, और जगह तो बना। जैसे इट इज, मतलब बोलते हैं कि ही इज लास्ट ऑफ द स्टार्स, SRK। ये तो नहीं, ये तो बोल नहीं सकते बट बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में बोलते हैं कि राजेश खन्ना से बड़ा कोई स्टार था ही नहीं। जिन्होंने मतलब आज के बच्चे ने शाहरुख खान का देखा है, मगर आज के बच्चों ने राजेश खन्ना का नहीं देखा है। मगर वो लोग जिन्होंने दिलीप कुमार को भी देखा, राजेश खन्ना को भी देखा, अमिताभ बच्चन को भी देखा, और अब शाहरुख खान को भी देख रहा, वो बोलते हैं कि राजेश खन्ना ना भूतो ना भविष्यति है ना। तो हम बोल नहीं सकते, हमको हमेशा लगता है कि ये लास्ट है, बट उससे भी बड़ा कोई निकलता ही है। बट यू हैव टू कीप वर्किंग, मतलब शाहरुख खान इज शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन इज अमिताभ बच्चन, बिकॉज वो आज भी उसी एनर्जी के साथ में, उसी डेडिकेशन के साथ काम। विदाउट डेडिकेशन, विदाउट वो पॉसिबल ही नहीं है। वो फिर ग्राफ नीचे आ जाता है एक। हाँ, हार्ड वर्क हमारा कोई शॉर्टकट है नहीं, यू हैव टू, सिंपल है। और ये अगेन मैं बोला वही टाइम का है, टाइम की बात है। एक जमाने में दिलीप कुमार से बड़ा कोई स्टार नहीं था, है ना, राजेश खन्ना से बड़ा कोई स्टार नहीं था। आज के बच्चों को पूछो राजेश खन्ना कौन है तो वो सर खुजाने लगता है ना। तो आज से 30 साल बाद शाहरुख खान का नाम लो तो शायद ऐसे ही कुछ होगा। सो ये टाइम जो है ना, इट हील्स एवरीथिंग, इट मेक्स यू फॉरगेट एवरीथिंग। अगर हम आज राजेश खन्ना की और दिलीप कुमार की बात करते हैं, मतलब पापा तो मतलब डायनासोर के एज के, मतलब क्या किधर कौन है वैसा है। सो टाइम मेक्स यू फॉरगेट एवरीथिंग। तो कंटेम्परेरी जो चल रहा है वही है, बट any age, any era, you have to work hard, dedication to your craft. All right. Now
ठीक है। अच्छा सर, अब इसमें एक लास्ट चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, हमने स्टूडेंट्स के ऊपर बात की, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की, पेरेंटिंग के ऊपर बात की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हमने बॉलीवुड, वेब सीरीज, सब के बारे में बात की। अब लास्ट में अगर एक बात में एक लाइन में आप दोनों से पूछना चाहूँ कि व्हाट इज द एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू योर टीनेज सेल्फ, यानी कि आपके टीनेजर में जो आप थे, अगर आज आप पास्ट में जाके उसको एक एडवाइस दे पाए, यंग टीनेज आदित्य, यंग टीनेज दयानंद, क्या वो एक एडवाइस होगी? पकड़ के बताओ कि ये मत करना या ये करना। मैं तेरे पास फ्यूचर से ये एक चीज बता के जा रहा हूँ, इसको जिंदगी पर ध्यान रखना। मैं तो यार मैं थोड़ा मतलब बाकी मैं आई डोंट केयर अबाउट लाइफ। आई समवेयर फील कि आई शुड हैव स्पेंट मोर टाइम विद माई पेरेंट्स इन माई टीनेज। मैं उनके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम मुझे उस वक्त बिताना चाहिए था, बिकॉज माई फादर एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज इन माई 20s। मुझे ऐसा लगता था कि वो टाइम आई शुड हैव स्पेंट मोर टाइम विद देम। सर आपकी? सर वही बोलूँगा कि पढ़ ले यार, पढ़ लेता पढ़ लेता तो ज़्यादा फायदा होता, तो पढ़ ले बोल सकते। सच पर में सर आपको लगता है कि अगर आप ज्यादा पढ़ लेते तो शायद हो सकता है कि आप किसी ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन में चले जाते? कहीं ऑफिस में बैठे होते आज। नहीं, पढ़ा लिखा भी कलाकार हो सकता है। बहुत सारे एक्टर हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। यू नो दैट, मेरे कहने का मतलब था सीरियसनेस अबाउट स्टडी, जो मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पढ़ता था। तो थारो नॉलेज है वो शायद लैक करता हूँ किसी सब्जेक्ट की, जैसे नहीं तो हम बता देता 1919। बट सर वर्सेटिलिटी भी उससे आती है, मुझे ऐसा लगता है। जो बच्चा लास्ट के एक महीने में पढ़ के, बहुत सारा पढ़ के वो कर सकता है, तो वो आजकल काम नहीं आएगा। आई थिंक कि वो पैटर्न प्रॉपर रहना चाहिए पढ़ाई का, तो थॉर नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब सिर्फ एक महीने वाले में थोड़ा सा खतरा भी हो सकता है। हालांकि डिपेंड करता है बच्चे किस तरीके से रिसेप्टिव हैं, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को ज़्यादा है। बट मुझे लगता है कि जो समय जिस टाइम है वैसे ही जीना चाहिए। पढ़ने का टाइम पे पढ़ लो यार, है ना, फिर वो वापस नहीं आएगा। तो ये कहने का मतलब। सेल्फ डाउट होता है आपको अभी भी? हम लोग उस तरीके के शब्दावली में नहीं है। मतलब आप जनरेशनली वो चीज आपको लगता है कि ये होता ही नहीं होगा? नहीं, हमारे उसमें डाउट कोई चीज़ में रखता नहीं, अगर गलत भी है तो बिंदास जाने दो। हमारे और एक मैसेज जो आप देना चाहोगे कि आजकल कैसा होता है कि लोग एक मतलब फेलियर को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि किसी भी चीज़ में फेल हो गया तो लाइफ का एंड है। जैसे 10th में है, 10th बोर्ड्स की एग्जाम दे रहा है, अब उसकी किसी स्कूल की टेस्ट में नंबर कम आ गए तो उसको लगता है कि ये एंड ऑफ लाइफ है। तो ऐसे कितने फेलियर और रिजेक्शंस आपने एक्सपीरियंस किए हैं और उससे आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि फेलियर और रिजेक्शंस कैसे काम करते हैं आपको शेप करने के लिए? नहीं, वो आपको ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। फेलियर और रिजेक्शन से आप धीरे धीरे पावरफुल ही बनते हैं। ये इसके बगैर आपको पता भी नहीं चलेगा। यू कांट एसेस योर सेल्फ ना। अगर सब कुछ आपको आता है तो फिर क्या मतलब हुआ? तो आपकी पर्सनालिटी उसी तरीके से बनती है। जब आप कोई कहीं पे आप डिफ़िकल्टीज महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे आप ऐसा लगा कि आज का दिन अच्छा नहीं था, आज वो गोल नहीं कर पाए, आज हार गए, आज आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तभी तो आप अपने आप को प्रेरित करते हैं, तभी आप अपने आप को जगाते हैं कि लेट्स फाइट। तो वो फाइटिंग इंस्टिंक्ट आपके अंदर वहीं से पैदा होती है। तो वो तो आपका एक प्रोसेस ऑफ लाइफ है। आप उससे डर जाओगे तो वहाँ तो सब खत्म है। यू हैव टू टेक एज चैलेंज। और आपको ऐसा लगता है कि आपने जब पहले लाइफ में कभी फेलियर फेस किया था तब आपने ऐसा फील किया होगा कि यार ये एंड ऑफ लाइफ है, यहाँ से मेरी लाइफ डिफाइन होती है, लेकिन आप जब आज पीछे मुड़ के देखते हो तो आप सोचते हो कि यार मैं क्या सोचता था, मतलब कितनी सारी और चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। हमारे वही मैं बोल रहा हूँ, हमारे उसमें है नहीं, इस तरीके की शब्दावली में नहीं है। हमने कभी इस तरीके की चीज़ें सोची नहीं। तो जो सामने है उसको एंजॉय करो। हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं हो सकती। अगर एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं तो सारे एक जैसे तो नहीं होंगे, सारे तो नहीं बन पाएंगे IAS IPS, सारे तो डॉक्टर नहीं बनेंगे। आप अपने आप को देखो, आप में क्या खूबी है, आप क्या करना चाहते हो, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो करो। एक बेसिक एजुकेशन ज़रूरी है, बट आप क्या करना चाहते हो? आप इस दुनिया में आए हो, कुछ एक हो सकता है, जैसे मैं बोला कि एक
एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण उसने पंकज त्रिपाठी ने दिया था, एक्टर है जो, कि कहीं काम कर रहे थे तो किसी ने आके बोला वो ज़मीन बेचनी है, वो ज़मीन अगर बिकवा दोगे तो आपको इतने % वो मिल जाएगा। तो कोई बोले कि 30,000 रुपये उसको दिन रात दिख रहे हैं कि वो ज़मीन बिकवा दूंगा तो 30,000 रुपये मिल जाएंगे, नहीं बिकवा पाया। तो बोला यार अगर मैं बिकवा दिया होता तो मैं स्टेट एजेंट बन गया होता, स्टेट एजेंट बन जाता। तो कहीं पे कोई फेल्योर है, वो दूसरा रास्ता ढूंढ रही है आपकी लाइफ में, आपको एक गाइड, दूसरा वॉयज दे रही है। तो उसको समझिए, उसको ये समझने की कोशिश करिए कि आपके लिए कुछ और है, कुछ अच्छा रखा हुआ है। जैसे सर ने बताया डेस्टिनी, वही हमारा, मेरा तो पता नहीं, मेरा तो चिप ही ऐसा है कि मैं कोई चीज़ से एक्साइटेड भी नहीं होता, मैं फेलियर से मतलब, हाँ, और मेन रीज़न ये है उसका, बिकॉज मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता उसमें। जैसे अगर नया गाड़ी आया, नया, बहुत खुश रहते हैं, मैं इसमें रहता हूँ कि मेरा गाड़ी आया, चलो ठीक है, आई एम हैप्पी, बट आई वांट पीपल टू एंजॉय दैट मोर देन माई सेल्फ एंजॉइंग इट, यू नो। आई लाइक पीपल एंजॉइंग मेरा गाड़ी या मेरा घर, इट इज नॉट कि मैं एक्साइटेड हूँ, मैं वैसा नहीं। तो मुझे ऐसा वो एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ चढ़ के कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, इसके बाद तो बाद में लाइन, मैं वो एक्सपेक्ट ही नहीं करता। मैं वो उस फिल्म में गया हूँ, मैं वो अपना काम कर रहा हूँ, मेरे उस पैसे आ गए, मैं खुश हूँ, उससे मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्योंकि अगर मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ और कल को नहीं होता तो डिसअपॉइंटमेंट होता है, और डिसअपॉइंटमेंट हर कोई अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। कुछ होता है कि चलो यार ठीक है, नहीं हुआ सो फॉरगेट इट। काफ़ी वो है जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार मैंने क्या क्या नहीं सोचा, मतलब तूने सोचा करके तो तू इधर जा रहा है अभी अंदर। सो नेवर एक्सपेक्ट टू मच ऑफ एनीथिंग। तुम अपना कर्म करो, जो तुमसे देने वाला वो है, वो देगा वो। इफ यू डिजर्व इट, यूल गेट इट। इफ यू डोंट डिजर्व इट, अब हाथ पैर मार लो, ऊपर से कूद जाओ, कुछ नहीं होगा। नहीं, विद दैट ये एडवाइस हम लोग भी अपने साथ रखेंगे। करेक्ट। तो विद दैट बीइंग सेड, इस पॉडकास्ट को हम सम अप करते हैं। बहुत ज्यादा खत्म हो गया, इतना छोटा। तो सर आप अगला शूट अब कैंसिल करेंगे, यहीं पे आप हमें तो मजा आ रहा है, कोई अब हम ऑफ कैमरा भी बहुत बातें कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा मजा आया सर। आप मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने को मिले कि आपको हमेशा से एक क्लैरिटी थी चीजों की, और आज की जनरेशन में बच्चे क्लैरिटी बहुत ज्यादा, मतलब आई गेस उनको है ही नहीं क्लैरिटी कि क्या करना है। बट जितना आपसे बात की, जो आपने इंसाइटफुल चीज़ें शेयर की, जो बातें आपने बताई, मुझे लगता है कि लाइक दिस एपिसोड इज गोइंग टू गेट क्रेजी, मिलियंस ऑफ व्यूज। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बहुत मजा आया होगा इस पॉडकास्ट में। CID का वेट कर रहे हैं, अब तो पक्का CID आ ही रहा है। अब तो आ ही रहा है, तो अब तो हमारा नया काम हो गया। अब आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और आपके जितने भी देखने वाले क्लास के बाहर, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ ले क्लास के पढ़ने बाहर, वाले, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी। Yes, yes. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू Thank you, sir. Thank you so थैंक यू।